प्लेन लैंड करके एक दिन बाद इन्होंने उस मेजर को कत्ल कर दिया। फिर इन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मुतालबा किया कि हम ने औरतों और बच्चों को छोड़ दें, लेकिन हर 24 घंटे में एक बंदे को मारेंगे अगर तुमने हमारे ये 60-70 बंदे रिलीज़ नहीं किए। इनको PLO ने वेपन सप्लाई किए थे, जो इन्होंने एक फेल्ड अटैम्प्ट में अफ़गानिस्तान के थ्रू पेशावर लैंड कराने की कोशिश की, वो पकड़े गए। उसमें AK-47 थे, रॉकेट लॉन्चर थे, ग्रेनेड्स थे, काफ़ी कुछ था। उन्होंने पकड़ा जरदारी साहब को और उनकी मूंछ जो है, जो उनकी क्लासिक पहले लुक होती थी, वो एक साइड से शेव कर दी। मेस्ड अप सा सिचुएशन है कि ये कुछ ख़ानदान है, वो एक दूसरे को मारते भी हैं, एक दूसरे में शादियां भी करते हैं, रियासत के धज्जियां भी उधेड़ते हैं और रियासती इदारों के ओहदे भी संभालते हैं। उनको जो पॉइज़न दिया गया था, वो पॉइज़न वो कहते हैं कि इस तरह था कि वो बड़ा आपको तड़पा के मारता है, बड़ा स्लो मूविंग और पेनफुल किस्म का पॉइज़न होता है। और वो अपने बेडरूम में पाए गए थे, उनकी जो बॉडी थी वो उधर डिस्कवर हुई थी। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उस रिपोर्ट में ये भी कंफर्म है कि साथ वाले कमरे में उनकी बीवी बैठी हुई थी। थाने में जितने पुलिस एहलकार थे उनके हाथ खड़े करवाए, उनकी बंदूकें उतरवाई, फिर उनकी फिजिकली तफ्तीश ली, फिर उनको ज़मीन पे लटाया और अपने घर में उन्होंने एक डिस्को टाइप बनाया हुआ था, उनको डिस्कोटेक बॉय भी कहा जाता था और बहुत लेविश पार्टीज़ भी थ्रो करते थे और बड़ी मशहूर होती थी उस ज़माने में। वो हमेशा से बड़ी ओपनली इस चीज़ पे कायम है कि उनको लगता है कि उनके वालिद साहब मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल में जरदारी साहब किसी न किसी तरीके से मुलव्वस थे। आप बंदे बार बार वही चुनेंगे, कौम की बेस पे, बरादरी की बेस पे, दादे की बेस पे, नाने की बेस पे। गल यही है। अस्सलाम वालेकुम असद। वालेकुम सलाम हैदर। यार तुझे याद है जब अल जुल्फ़िकार ने एक जहाज़ हाईजैक कर लिया था? नहीं, मैं तो पैदा नहीं हुआ था। बट तुझे याद है जब तूने उसके बारे में पहले पढ़ा था? नहीं, मुझे वो लम्हा भी नहीं याद। डू यू नो कि ये चीज़ हुई थी? हाँ। काफ़ी शॉकिंग बात है और उन्होंने बड़े कैजुअली बाय द वे हाईजैक किया था। दुनिया की सिर्फ एक डेथ हुई थी इस सारे प्रोसेस में। जहाज़ हाईजैक होना, जहाज़ फ़्लाइट थी पेशावर से लाहौर और जहाज़ मिडवे हाईजैक हुआ है अपेरेंटली मियाँ वाली के ऊपर से कहीं से, और फिर उसने ओरिजिनली जाना था लिबिया, लेकिन वहाँ नहीं गया क्योंकि जो हाईजैक कर थे उनको ये नहीं पता था जहाज़ में लिमिटेड फ्यूल होता है। तो पायलट ने बताया कि यार वो क्या बात कर रहा है। फिर उसने एक और मुल्क का नाम लिया, यहाँ ले जाओ, तो लिटरली पायलट उसको कहता है कि ब्रो वो उससे भी दूर है। तो क्लियरली बहुत हाई एंड ऑर्गेनाइजेशन थी। और फिर इवेंचुअली डिसाइड किया यार काबुल करीब पड़ता है। जब पायलट ने ही समझाया तो वो फिर काबुल लैंड किए थे और फिर काबुल से वो आगे रीफ्यूल होके चले गए थे आपका अल्लाह भला करे सीरिया। यार आई मीन क्या ज़माना था कि बस आप एक इंटरनेशनल इंसिडेंट कॉज कर सकते हो एम ही शुगल में विदाउट एनी रीज़न। यार प्री 9/11 ना बड़ी गेम थी। वाकई जहाज़ों के ऊपर बड़ा रिलैक्स माहौल था। और अगर आप कोई भी कार्टेल मूवी देख लो 70s 80s 90s की, तो बस लोग ड्रग्स भी जेबों में लेके जा रहे हैं, ना कोई पूछ रहा है ना कुछ हो रहा है। और चेकिंग भी इतनी नहीं थी एयरपोर्ट्स पे। मसलन मैं आपको एक वाक़या बता देता हूँ। हमारे एक जानने वाले थे, वो हबीब बैंक लाहौर एयरपोर्ट के मैनेजर थे। तो वो जहाज़ रुकवा लेते थे अगर उनका कोई जानने वाला लेट है। सो फॉर एग्जांपल जहाज़ टेक ऑफ होने लेट्स से लाहौर टू कराची सुबह 8 बजे और उनका दोस्त लेट रन कर रहा है, तो वो फ़ोन करते थे क्योंकि ज़ाहिर है सारे पायलट्स के अकाउंट्स हबीब बैंक में होते थे, वहीं पर उनके चेक्स डिपॉजिट हो रहे हैं। या जहाज़ आधा घंटा लेट कर दे, तो वो वेट करते थे। एक दफ़ा तो जहाज़ टैक्सी करके टेक ऑफ कर गया था, तो उन्होंने मुड़वा के उतरवा लिया था। दैट्स बिकॉज लाइक एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बस के अड्डे हों या कोई भी हों, आज भी बस के अड्डे में बसेस डिले हो जाती हैं, लोग रुकवा लेते हैं। तो जहाज़ भी ऐसे तस्वर किए जाते थे। पर पोस्ट 9/11 तो खैर आई थिंक फॉर द बेटर चेंज कर गई कि बाकी प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, सिक्योरिटी मैकेनिज्म होने चाहिए। कि एक मेटल ट्यूब है 32,000 फीट हवा में जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं और जेट फ्यूल है। और लाइक बस वाइल्ड वेस्ट नहीं हो सकता। और जो पता है ना, जेट फ्यूल जो है वो स्टील की बीम्स को भी मेल्ट कर देता है कुछ ये हुआ केसेस में। है, 2 बिल्डिंग्स थी। बहरहाल सही है, इस नाइदर हेयर नॉट देयर। हम अल जुल्फ़िकार की बात करने आए हैं और बैन होने नहीं आए। तो अल जुल्फ़िकार जो आई थिंक हम सेफली कहते हैं पाकिस्तान की पहली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी और हाईली शिटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, बहुत अनसक्सेसफुल थी। ये अगर इतने लैक्स
एयर रेगुलेशंस ना होते तो उनसे हाईजैक भी नहीं होता, क्योंकि उनसे सिंपल टास्क नहीं परफॉर्म होती थी। अल जुल्फ़िकार के जो 2 मेंबर्स थे वो मुर्तज़ा भुट्टो और उसका भाई थे, राइट? शाहनवाज। सो बेसिकली थोड़ा सा हमें से पीछे जाना पड़ेगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पीपीपी सबको पता है, वो इलेक्शंस में प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। ज़िया साहब ने उनको ओवरथ्रो कर दिया है, वो जेल के अंदर हैं अवेटिंग ट्रायल। उनकी जो औलाद है वो हाईली एजुकेटेड है। उनके 4 बच्चे हैं बेसिकली, मुर्तज़ा भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो और सनम भुट्टो। सनम भुट्टो बेनज़ीर की वो बहन है जो मंजर आम पे इतना नहीं आती, पॉलिटिक्स में इतना इन्वॉल्व नहीं है, उनकी बरसी वगैरह पे अक्सर वो आती हैं। अब मुर्तज़ा भुट्टो एक यंग करिज्मेटिक बंदा है जो ऑब्वियसली नज़र आ रहा है कि ही विल बी द लेगेसी एंड बेनज़ीर, ये दोनों के बिटवीन है। शाहनवाज फेयरली यंगर है सही। तो ये बाहर पढ़ रहे थे एट द टाइम, तो इनको बेनज़ीर ने पैगाम दिया कि शायद वालिद साहब को कत्ल कर दिया जाएगा या जुडिशली मार दिया जाएगा। तो ये वापस आते हैं, गालिबन ये ऑक्सफोर्ड में थे उस वक्त, और इनके वालिद साहब इनको मशवरा देते हैं एट द डे ऑफ हिज अरेस्ट, जब इनको इनके आबाई घर से उठाया जा रहा था, कि आप बाहर चले जाएं दोनों, और मेरी खिदमत के लिए नुसरत जो उनकी बीवी थी दूसरी, मतलब लोगों को पता नहीं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पहले भी बीवी थी, फिर एक दूसरी बीवी थी और फिर एक तीसरी बीवी भी थी। तो ये सारी औलाद दूसरी बीवी में से जो सियासत में आई फिर, कि आप बाहर चले जाएं और इंटरनेशनल सपोर्ट गैल्वनाइज करें मेरे लिए। ये दोनों बेटे बाहर चले गए और यहाँ पे मुख्तलिफ सफ़ीरों से मिले मिडल ईस्ट में, यूरोप में, और उस वक्त भी आमरीत के ख़िलाफ़ मिडल ईस्ट ने सपोर्ट किया था, यूरोप ने नहीं किया था। यानी कि जो आइडिया है कि डेमोक्रेसीज़ एक वेस्टर्न फिनोमेनन और वो चाहते हैं प्रोपगेट हो, ये तब भी सच नहीं था, अब भी सच नहीं है। और इनको एक्चुअली सपोर्ट किया था एक और डिक्टेटर मोहम्मद कदाफ़ी ने। ठीक है कि यार ये ज़्यादती हो रही है। अफ़गानिस्तान में नजीबुल्लाह ने इनको पनाह दी थी, और PLO यासिर अरफ़ात ने इनकी बहुत हेल्प की थी। तो जब इनको सपोर्ट बेस वहाँ मिली तो उन्होंने बेस ऑफ ऑपरेशंस अपना इंटरनेशनल काबुल बना लिया था। ये प्री वॉरलॉर्ड काबुल है, लाइक तालिबान से पहले वॉरलॉर्ड से, वॉरलॉर्ड से पहले नजीबुल्लाह था। और काबुल और अफ़गानिस्तान एज अ होल बहुत डिफरेंट था, सॉर्ट ऑफ लाइक इम्पीरियल ईरान की तरह था। जिन लोगों को शाह ऑफ ईरान का पता है और नजीबुल्लाह का पता है, तो जो वाइब्स थी दोनों जगहों की बहुत सिमिलर थी। सेंटर्स हाईली मॉडर्न थे, बहुत ही, आप कह लें जो हम टिपिकली फाशी कहेंगे वो आम थी, और एक बहुत ही हाई कल्चर्ड इलीट थी, और बस गरीब मैसेस थे। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये जो ईरान अफ़गानिस्तान, क्योंकि ये जो हमारा सेंट्रल ड्यूरन लाइन है ये नॉन एग्जिस्टेंट है, आज भी ये नॉन एग्जिस्टेंट है। बेशक जितनी मर्जी आप फेंसेस लगवा लें, तो बहुत कल्चरल टाइज थे सिंधी, बलोची और KPK की फैमिलीज़ की अफ़गानिस्तान और ईरान के अंदर, और भुट्टो फैमिली स्पेसिफिकली की बहुत टाइज थे। गिनवा भुट्टो, गिनवा कह नुसरत भुट्टो ईरान इस्फहान प्रोविंस से थी, और उनके कल्चरल टाइज बहुत सारे थे अफ़गानिस्तान के अंदर। तो ये पूरा एक आप समझ लें अशराफिया का अक्रॉस बॉर्डर्स नेक्सस था। ये सॉर्ट ऑफ लाइक प्री-47 जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और अफ़गानिस्तान के रूलिंग एलीट्स थे, उनका आपस में एक पुराना गहरा कनेक्शन है। सॉर्ट ऑफ लाइक नवाब ऑफ पटौडी सैफ अली ख़ान है, लेकिन पटौडीज़ की रॉयल फैमिलीज़ की लिनीज पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करती है। और उसी तरह अगर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद साहब पे जाते हैं, तो वो तो लिटरली ख़ान बहादुर थे। उनको टाइटल मिला हुआ था ख़ान बहादुर, जिसके वजह उनको 2.5 लाख एकड़ की ज़मीनें मिली हुई थी, यही जो आज भुट्टो का इलाका है। तो वो बहुत रूलिंग एलीट थे ब्रिटिश एम्पायर की। तो उनके ज़ाहिर है वो सारे मरासम होते थे, और वो चौथा कज़न है, वो पांचवा कज़न, ऑल दैट स्टफ दैट वी हियर। तो इन्होंने वहाँ पे रेजिस्टेंस शुरू की, और उस रेजिस्टेंस का अभी इन्होंने नाम ऐसा फॉर्मुलेट नहीं किया था, बट दे न्यू कि हमने रेजिस्ट करना है। तो इंटरनेशनली वो दोनों बेटे कर रहे थे, और लोकली बेनज़ीर कर रही थी, और ये आपस में कम्युनिकेशन, कनेक्शन, राब्ते, हर चीज़ कायम है। अच्छा, जितना झूठ बोला गया इस सारे वाक़े के बारे में बाद में, उसकी सारी सच्चाई पिछले 10-12 साल में खुल के सामने आ गई। तो लाइक फॉर एग्जांपल क्या? वो मैं साथ साथ इंशाल्लाह बताता जाऊंगा कि जी ये झूठ उस वक्त बोला इस बंदे ने, लेकिन बाद में ये सच्चाई निकल आई। क्योंकि आपको याद होगा कि अल जुल्फ़िकार होने के बावजूद, स्टेट के ख़िलाफ़ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करने के बावजूद, मुर्तज़ा साहब वापस पाकिस्तान आए थे। यानी कि इसका कोई कॉन्सिक्वेंस जहाँ तक मुझे याद है कोई भी नहीं नहीं था, हुआ था। ज़ीरो कॉन्सिक्वेंस। आप समझें कि क्लीन चिट दी गई थी, और फिर एक्विटल्स भी हुए थे कोर्ट्स में से। तो
इंटरनेशनल प्रेशर उसका गैनलाइज नहीं होता और ज़िया साहब उनको मर्डर करवा देते हैं। कहना उसको मर्डर ही चाहिए क्योंकि ट्रायल तब भी अनफेयर था, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकगनाइज किया अनफेयर है। जेनवनली आमरीत के अंदर कौन सी जुडिशरी ऑपरेट कर सकती है? हमारी जुडिशरी आज नहीं ऑपरेट कर रही जहाँ पे डेमोक्रेसी है, तो आमरीत में उसने क्या ही करना है। तो ज़ाहिर है यंग लड़के थे, खून खौलता था, और उस ज़माने में एक ट्रेंड था दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में लिबरल लेफ़्ट लीनिंग रेवोल्यूशंस का थ्रू आउट द वर्ल्ड हो रही थी, और उनकी एजुकेशन का बेसिस वो था। अगर आप मुर्तज़ा साहब की जो पीएचडी उस वक्त कर रहे थे उसकी थीसिस भी पढ़े, उससे पहले भी पढ़े, तो बहुत ही उनके रेवोल्यूशनरी टाइप फीलिंग्स और आइडियाज़ जज्बात थे। और पीपीपी एक्चुअली खड़ी की गई थी एज ए एंटी टू मुजीब। तो मुजीब वॉज द सेंट्रल नैरेटिव मेजॉरिटी के साथ, तो ये उसके हमेशा एक माइनॉरिटी में थे, बड़े वोकल और अग्रेसिव माइनॉरिटी थे। और फिर खैर जिन्होंने 71 के बाद 71 से पहले बात किरदार अदा किया, बहुत ही घटिया था। इन्होंने वाले साहब के मर्डर होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन ने उसका नाम अल जुल्फ़िकार रखा, और अल जुल्फ़िकार वर्क कर रही थी इनिशियली अफ़गानिस्तान के साथ, जिसके उस टाइम पाकिस्तान से मरासम अच्छे नहीं थे, नजीब के पर्टिकुलरली। और इनको पीएलओ ने वेपन सप्लाई किए थे, जो इन्होंने एक फेल्ड अटैम्प्ट में अफ़गानिस्तान के थ्रू पेशावर लैंड कराने की कोशिश की, वो पकड़े गए। उसमें AK-47 थे, रॉकेट लॉन्चर थे, ग्रेनेड्स थे, काफ़ी कुछ था। यानी कि गवर्नमेंट को भी पता चल गया था कि समथिंग इज़ कुकिंग, और ये बहन भाइयों के आपस में कम्युनिकेशन चल रही है। अब छोटे छोटे उन्होंने ऑपरेशंस डिसाइड किए, वो उनके अनसक्सेसफुल होते कि कभी इधर दस्ती बम मार दो, कभी वहाँ फायरिंग करवा दो ना, बेसिक आप कह लें कि Tier 1 सॉर्ट ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़, ये जो आज फाटा में बच्चों को पाक आर्मी ने सिखा दिए। तो अब खून सवार था, बदला किसी तरह लेना था। साथियों अस्सलाम वालेकुम। इयॉन का आपसे वादा है कि हम कभी भी किसी का आपको पेड चूरन नहीं बेचेंगे और अपने कंटेंट को मेयारी रखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन स्पेस के अंदर कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ शक्लों अक़साम के हैं, और वो अजीब अजीब किस्म का चूरन बेच रहे होते हैं। पेड पॉडकास्ट होती हैं, स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, वगैरह वगैरह। तो हम कभी भी आपको चूरन नहीं बेचेंगे। अगर ऐड भी दिखाएंगे किसी प्रोडक्ट का, तो कोशिश होगी कि वो एक जयद प्रोडक्ट हो, जो इससे आप इस्तेफ़ाज़ा ले सकते हैं और कोई किसी काम की चीज़ हो। तो हमारी दो जायज़ अर्निंग के सोर्सेज हैं कि हम ऐड चला सकते हैं, और आप जो मेंबरशिप्स परचेज़ करते हैं, इसमें आपकी सपोर्ट हमें दरकार है। हमारी वेबसाइट खोल के हमारी मेंबरशिप परचेज़ कर सकते हैं आप, जिसके अंदर 4 लाइव जूम सेशंस हैं, और मज़ीद इंशाल्लाह ताला हम कंटेंट उसके अंदर ऐड करते रहेंगे। वैसे जो आप पब्लिकली कंज्यूम कर रहे हैं हमारा कंटेंट किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये अभी भी फ्री है और लॉन्ग टर्म भी इंशाल्लाह ताला फ्री ही रहेगा। तो अगर आप वेबसाइट खोल के हमारी मेंबरशिप लेंगे, जो उसकी मुकर्ररा फीस है, अगर आप वो अदा कर दें या उससे बढ़ के, दैट वुड बी नाइस। बाय बाय। इनके पास ट्रूप्स ऑन ग्राउंड नहीं थे। ट्रूप्स ऑन ग्राउंड इकट्ठे करने के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था टीपू के नाम से, जो कराची में एक यूनिवर्सिटी में लेफ़्ट लीनिंग लीडर था, जिससे गालबन बंदा कत्ल हो गया था। तो उस ज़माने में किसी प्रोटेस्ट रैली में, और जमात इस्लामी का ही बंदा कत्ल हुआ था। उस ज़माने में बड़ा ट्रेंड था कि आप यहाँ से भाग के ईरान या अफ़गानिस्तान चले जाएं। तो वो फ़रार हो गए। अफ़गानिस्तान में उनको वेलकम किया मुर्तज़ा भुट्टो ने, क्योंकि वो ढूंढ रहे थे ऐसा कोई बंदा जो क्रिमिनल एलिमेंट का हो लेकिन थोड़ा सा नज़रियाती भी हो। तो उसको फिर उन्होंने ग्रूम किया, और फिर वहाँ से उन्होंने अपना नेटवर्क कायम किया। लेकिन थे ये सारे यंग लोग, यूनिवर्सिटी टाइप, तो इतने को अहल नहीं थे, हार्डन्ड क्रिमिनल्स नहीं थे, कुछ जंगजू लोग नहीं थे, वॉटो नहीं, तो इनके आइडियाज़ हाफ बेक्ड होते थे। राइट। इन्होंने फिर एक आइडिया फॉर्मुलेट किया कि हम एक जहाज़ हाईजैक करेंगे, वो जहाज़ को हम लेके जाएंगे सीरिया, वहाँ से फिर हम मुतालबा करेंगे कि जो हमायती हैं मुर्तज़ा भुट्टो की सोच के, उनको रिलीज़ किया जाए। और कुछ 60-70 लोगों की लिस्ट उन्होंने बना के दे दी। खैर जहाज़ इनका हाईजैक हो गया, जहाज़ काबुल पहुँच गया। अब जहाज़ के ऊपर 5 अमरीकी सिटीजन्स थे और एक मेजर था फ़ौज का, और वो मेजर वो वाहिद कैजुअल्टी था उस पूरे ऑपरेशन में, बाकी सिविलियंस थे। तो जब जहाज़ लैंड हुआ तो नजीबुल्लाह और जुल्फ़िकार और मुर्तज़ा भुट्टो ग्रीट करने गए टीपू को, और बड़ी शाबाशी दी, ये वक्त तुमने बड़ा वाकई अंजामा कारनामा है जो जहाज़ वहाँ पे ले आए हैं। तो फिर वहाँ पे ये फ़ैसला किया गया कि इस मेजर को अलहदा कर दो।
इनको लगा कि उस मेजर का कोई रिलेशन है जो उस वक्त चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बलूचिस्तान था, तो हम इसको साइड पे करते हैं, ये तो हमने को बहुत बड़ी मछली पकड़ ली है। लेकिन बाद में ये इंकशाफ हुआ कि ये वो मेजर है जो इसके वालिद का सिक्योरिटी इंचार्ज था, और बल्कि इसकी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सिक्योरिटी था, उसकी जान बचाने में बड़ा क्रिटिकल उसने कारनामा सर अंजाम दिया। लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं था, इंटरनेट उसका एग्जिस्ट नहीं करता था, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन गवर्नमेंट को फ़ोन करके डाटा नहीं मांग सकते कि बहन ए वाला मेजर केड़ा है। बहरहाल प्लेन लैंड करके एक दिन बाद इन्होंने उस मेजर को कत्ल कर दिया। टीपू के बगौल ये मुर्तज़ा के कहने पे किया था, और नुसरत भुट्टो जो वालदा हैं और बेनज़ीर की भी, मुर्तज़ा की भी, जुल्फ़िकार साहब की दूसरी बीवी, उनके बकौल टीपू ने ये अकेले किया था, मेरे बेटों का इसमें कोई अमल नहीं था, बल्कि वो पूरी हाईजैकिंग की एपिसोड ही अकेले हुई थी। ठीक है, मैं वो एक नॉनसेंस टाइप का राइट, जो एक माँ अपने बच्चों के बारे में कहेगी। नहीं, झूठ बोल रही थी वो औरत, वो एक बहुत ही ख़तरनाक औरत थी, उसने साबित किया अपने करियर के थ्रू आउट। ये जो सियासी फैमिलीज़ हैं, इसको नॉर्मल फैमिली पैराडाइम में कभी मत देखिएगा। मसलन कि जिस तरह ये कहानी आगे खुलती जाएगी और फिर जो इनके अंजाम हुए लोगों के, ये एक नॉर्मल फैमिली स्टोरी नहीं है, ये और ही लोग होते हैं। इनकी वो क्या सलमान इसबाई साहब कहते हैं ना, बाबियां दा अपना ही जहान है, ये इन लोग अपने को जहान होते हैं, अपने को असूल होते हैं। तो इन्होंने बस ऑन विम उस मेजर को कत्ल कर दिया। दे डिड। अच्छा, फिर इन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मुतालबा किया कि हम ने औरतों और बच्चों को छोड़ दें, लेकिन हर 24 घंटे में एक बंदे को मारेंगे अगर तुमने हमारे ये 60-70 बंदे रिलीज़ नहीं किए। पाकिस्तान गवर्नमेंट स्टॉल करती थी, ज़ाहिर है उन्होंने टेररिस्ट के सामने गिव अप थोड़ी करना था। तो ये जुल्फ़िकार अली, ये ज़ियाउल हक का पाकिस्तान है, बाय पूरा मिलिट्री जुंटा बैठा हुआ है। इनको अफ़गान इंटेलिजेंस ने मशवरा दिया कि यार पाकिस्तानी सिटीज़न की कोई औकात नहीं है, यानी हमारी आज भी औकात नहीं, तब भी कोई नहीं थी। उन्होंने कहा जो 5 अमेरिकन सिटीज़न पकड़े हैं ना, कहो हम इन्हें मार देंगे तो अमेरिका इनसे तुम्हारे बंदे छुड़वा देगा। खैर उन्होंने यही किया, तो विदिन 48 आवर्स उन्होंने बंदे भी छोड़ दिए, जहाज़ में बंदे भी पहुंचा दिए गालबन सीरिया, और इन्होंने सारे बंदे वापस कर दिए। बड़ी जी ये पहली विक्ट्री थी, और इतनी ब्लडलेस थी कि जो पीपीपी के हमायती थे उन्होंने कहा देखो यार कितना स्ट्रेटिजिकली उन्होंने ये पुल ऑफ किया। और फ़ौज के ख़िलाफ़ इतनी नफरत थी कि एक मेजर मारा भी गया है, बेकसूर गरीब को तल्लक ही नहीं, कोई गल नहीं, कैजुअल्टी ऑफ वॉर हो गया। तो इन्होंने सारे जो पैसेंजर्स थे वो वापस कर दिए, सब 1% डाइड, दैट्स इट। एक बंदा, और वो भी विलफुली इन्होंने मारा। और ये अपने बंदे लेके वापस चले गए। इनके बंदे सीरिया पहुंच गए, इन्होंने जहाज़ में बाकी बंदे बिठा के पाकिस्तान भेज दिए। ओके, अब इनको एक बड़ी विक्ट्री मिल गई थी, रिट ऑफ द स्टेट चैलेंज हो गई थी, और बड़ा मैं समझता हूँ गैल्वनाइजिंग था। अब पॉकेट्स में दुनिया की इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ने इनके साथ काम शुरू किया, जिसमें रॉ भी थी, सीरिया की भी थी, फ़लस्तीन का PLO भी था, यूरोपियन एजेंसीज भी थी, CIA भी थी। ज़ाहिर है ये सब खेलते हैं, बल्कि रॉ का तो बहुत ही बड़ा करैक्टर था इसके अंदर। अब इस एम्बोल्डन स्टेप के बाद इन्होंने बेस ऑफ ऑपरेशंस काबुल बना लिया। अब वहाँ से अफ़गान इंटेलिजेंस इनको पैसे भी दे रही थी, हर चीज़ कर रही थी। इन्होंने प्लान किया कि हमारा एक ही हदफ और मिशन है कि हमने ज़िया को असैसिनेट करना है। ज़िया साहब के ऊपर 3 अटैम्प्ट हुए थे, ठीक है। जो सबसे पहला अटैम्प्ट हुआ था उनके ऊपर जब उनके कैवलकेड को बम मारा गया था, लेकिन उसमें भी वो बच के, वो भी अल जुल्फ़िकार ने कराया था। दूसरा मेजर अटैम्प्ट हुआ था कि 2 दिन बैक टू बैक रॉकेट फायर किए गए थे उनके प्लेन पे, पिंडी से लैंड करते हुए और टेक ऑफ करते हुए। पहली दफ़ा जो हीट सीकिंग सिस्टम था वो क्रैश कर गया, तो रॉकेट गया ही किसी और जगह, और दूसरी दफ़ा पायलट ने देख लिया और उसने स्वर्व करके प्लेन बचा लिया। तीसरा जो उन पर हमला होना था, जो शायद सबसे ख़तरनाक होता और इस पूरे खित्ते के लिए, वो इंडिया के अंदर से होना था। अल जुल्फ़िकार इंक्लूडिंग मुर्तज़ा और शाहनवाज़ इंडिया शिफ्ट होते हैं। ज़ियाउल हक का इंडिया विज़िट होना है, वहाँ पे उनकी टीम की ट्रेनिंग्स होती हैं, और उन्होंने वहाँ पे ज़ियाउल हक साहब ने एक कोई बारगाह है वहाँ पे बरेलवियों की, वहाँ विज़िट करना था, तो उन्होंने तब उस पर हमला करना था। और अल्लाह की कुदरत ऐसी हुई कि वेपन्स टाइमली नहीं पहुँच सके, बंदे वहाँ मौजूद उनको मार नहीं पाए, ज़ाहिर वेपन ही नहीं थे। ज़ियाउल हक साहब वापस आए, लेकिन आप सोचें कि अगर मौलाना खान साहब अमल हो जाता तो फिर तो इंडिया पाकिस्तान ऑल आउट वॉर हो जानी थी, बहुत ही ख़तरनाक जंग होती, और दुनिया ने पाकिस्तान को बैक करना था कि इंडिया के अंदर उनके ही ट्रेंड एक बंदे ने मार दिया।
खैर अल जुल्फ़िकार के मामला चलते रहे। अब अल जुल्फ़िकार को आहिस्ता आहिस्ता अफ़गानिस्तान के अंदर से सेफ़ हेवन मिलना कम हो गया। नजीबुल्लाह को रियलाइज़ हो गया कि ये बच्चे टाइप हैं, को फुदू प्लस्तर हैं, इनसे होना बड़ा कुछ नहीं है। मैं बिला वजह पाकिस्तान का आयर और एंगर फेस कर। उन्होंने फिर अपना बेस ऑफ ऑपरेशंस फ्रांस ले गए। ज़ाहिर है याश तो थे, आखिर हैं जागीरदार की बच्चे ना, तो वो ज़िंदगी अच्छी मज़ेदार चीज़ों की बड़ी उनको रिक्वायरमेंट होती है। अब वहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग मोड आता है। एकदम से शाहनवाज भुट्टो डेड डिस्कवर होते हैं। अच्छा, एट दिस टाइम दोनों भाइयों की शादियाँ हो चुकी हैं, दो बहनों के साथ। जो बड़े वाले भाई हैं मुर्तज़ा भुट्टो, उनको एक खातून पसंद आ गई थी वहाँ पे, तो उन्होंने उससे शादी कर ली और छोटे भाई की उनकी बहन से शादी करवा ली। बड़ा जी चर्चा होता है कि भाई मर गया है, फैमिली कहती है कि इसकी बीवी ने मरवाया है छोटे की। फ्रांस में उसके ख़िलाफ़ केस होता है, प्रूव होता है कि इसने नहीं किया। गुस्से में मुर्तज़ा साहब अपनी बीवी को भी तलाक दे देते। ये वो बहनें, और उनसे उनकी औलाद है फ़ातिमा भुट्टो, जो बड़ी खूबसूरत पॉलिटिशियन नहीं है, पॉलिटिशियन तो नहीं है लेकिन ज़्यादातर बाहर होती हैं, राइटर हैं ज़्यादा। राइटर हैं ज़्यादातर। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात शाहनवाज भुट्टो के मर्डर के बारे में कि जो उसकी इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में जो मैंने पढ़ा है, एक तो इंटरेस्टिंग चीज़ कि उनको जो पॉइज़न दिया गया था, वो पॉइज़न वो कहते हैं कि इस तरह था कि वो बड़ा आपको तड़पा 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 के मारता है। बड़ा स्लो मूविंग और पेनफुल किस्म का पॉइज़न होता है। और वो अपने बेडरूम में पाए गए थे, उनकी जो बॉडी थी वो उधर डिस्कवर हुई थी। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उस रिपोर्ट में ये भी कंफर्म है कि साथ वाले कमरे में उनकी बीवी बैठी हुई थी। मैं असल में वो जो उनकी बॉडी से ट्रिप्टॉक्सिन रिपोर्ट आई थी ना, तो ट्रेसेस नहीं थे उस पॉइज़न के। तो स्पेकुलेट किया जाता है बेस्ड अपॉन जो उनकी बॉडी के ऊपर, जब आप कोई भी किसी भी पॉइज़न या ड्रग से मरते हो ना, तो बॉडी पे आसार होते हैं उसके। तो जो आसार थे वो जहर के थे, लेकिन सिस्टम में से नहीं मिल रहा था, जिसकी तरफ से एक स्पेकुलेशन है कि बेसिकली ड्रग्स की वजह से मरे। क्योंकि ड्रग्स की भी सिमिलर डेथ होती है, बहुत पेनफुल, लंबी, सफोकेशन के थ्रू, स्पेशली अगर एस्फिक्सिएशन हो जाए। बहरहाल वो फौत हो गए और बीवी के ख़िलाफ़ मुकदमा चला। मुकदमे का कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। यहाँ पे चल पड़ा कि शराब और नशे की वजह से वहाँ फौत, ज़्यादा ज़िया का पाकिस्तान है, फौत है। अब इस अमल के ऊपर ना तो सिर्फ उन्होंने शाह मुर्तज़ा साहब ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, उन्होंने अपनी बेटी लेके स्टेट टू स्टेट घूमना शुरू कर दिया और उन्होंने अल जुल्फ़िकार डिज़ोल्व कर दी। इट्स एज इफ़ कि जो सारी डंग थी वो उनके अंदर से किसी ने निकाल दी। ठीक है, और बहुत ही ट्रेजिक वाक़या। बाप अभी मर्डर हुआ है रिसेंटली, तुम टेररिस्ट बन गए हो, तुम्हारा छोटा भाई पॉइजन हो गया है, हो सकता है उसकी बीवी और तुम्हारी बीवी मुलव्वस हैं उसके अंदर। बहुत ही डिस्टर्बिंग टाइम था। अच्छा, यहाँ पे बेनज़ीर का जो सेम टेन्योर है, वो थोड़ी देर अरेस्ट होती हैं, बाहर जाती हैं, फिर अरेस्ट होती हैं, फिर हाउस अरेस्ट होती हैं, बीच में उनकी जरदारी साहब से मोहब्बत होती है, उनकी शादी हो जाती है। तो ये दोनों चीज़ें एट द सेम टाइम हो रही है, ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। फाइनली क्या कहते हैं, बेनज़ीर साहिबा प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं, तो मुर्तज़ा भुट्टो साहब बेटी लेके वापस आ जाते हैं और वालदा नुसरत लेके, और वो आते साथ मुतालबा शुरू करते हैं कि हम वही मैनिफेस्टो उजागर करें पीपीपी का जो हमारे बाप का था। लेकिन तब तक वक्त बदल गए होते हैं, बहन प्राइम मिनिस्टर बन चुकी होती है, जरदारी टॉप मैन होता है। एक इमीडिएटली राइवलरी शुरू होती है मुर्तज़ा की और जरदारी साहब की। ज़ाहिर है जरदारी साहब अपने आप को ऑल इन ऑल देख रहा होता है, और एग्जिस्टेंस ऑफ अ मेल एयर बड़ा डिटर्मिनिंग फैक्टर होता है पाकिस्तान जैसे माशरे में, कि एक भाई ज़िंदा है तो ज़ाहिर है हर चीज़ उसकी होगी। मतलब आप बेनज़ीर के बाद कोई फीमेल पॉलिटिकल फिगर पाकिस्तान में उस लेवल का नहीं देख सकते, और वो भी इसलिए ट्रू था क्योंकि उनके भाई मर गए थे। अगर उनके भाई ना मारे जाते तो क्या पता अगले इलेक्शन में क्या होना था, या पोस्ट 2008 क्या होना था। बहुत सारे इफ्स थे बीच में। वही सारे इल्ज़ामात जो जरदारी साहब पर पीपी गवर्नमेंट में लगाए जाते थे, करप्शन के, नेपोटिज्म के, वो ज़्यादातर मुर्तज़ा भुट्टो ने लगाए थे उस टाइम पे। यानी कि घर के अपने ने बताया कि ये चोर हैं, डाकू हैं, कातिल हैं, और ये जागीरदारा निज़ाम को पुश कर रहे हैं। तो यानी कि ये जो हम एक absurd पीपीपी क्लेम सुनते हैं ना, कि हमारे पे तो एस्टेब्लिशमेंट इल्ज़ामात लगाती है। भाई तुम्हारा अपना भाई कह रहा था, तुम्हारी अपनी माँ कह रही थी, तुम्हारे वालिद के पार्टी के पुराने वफ़ादार लोग कह रहे थे। इधर एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी, आसिफ अली जरदारी का और उनके बाप हाकिम अली का और पीपीपी का रिलेशनशिप।
हाकिम अली जरदारी साहब, लोगों को ये शायद याद ना हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनको टिकट दिया था, वो उस टिकट पे मेंबर भी बने थे पार्लियामेंट। लेकिन कोई अनबन हुई थी जुल्फ़िकार साहब की और हाकिम अली साहब की, जिसके ऊपर हाकिम अली साहब ने पार्टी छोड़ दी थी बकौल लोगों के लंगर गाह पे, कि उन्होंने को पब्लिकली उनकी बहुत बेइज्जती की थी। ज़ाहिर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ना तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर थे, एक कंटिन्यूस बहुत बड़ी सरदारी के सिस्टम थे, बल्कि वो बहुत ही तकब्बुर वाले इंसान थे, अपने आप को अक्ल कुल समझते थे। ये तो उनके हमायती दोस्त भी कहते हैं। तो ज़ाहिर है हाकिम अली सरदार भी चौधरी था अपने कबीले का, ज़ाहिर है पैसे और रुतबे में उनसे कम था, लेकिन अपने कबीले का चौधरी था। उसको बाद पसंद उन्हें पार्टी छोड़ दी। और जब ज़ियाउल हक ने मार दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, तो एक तस्वीर है जहाँ पे हाकिम अली सरदारी अजरक और सिंधी टोपी ज़ियाउल हक को पहना रहा है। अब ये वही हाकिम अली जरदारी है जिसके बेटे की शादी बेनज़ीर से होती है, जो फिर पार्टी में शामिल होता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेस्ड अप सा सिचुएशन है कि ये कुछ ख़ानदान हैं, वो एक दूसरे को मारते भी हैं, एक दूसरे में शादियां भी करते हैं, रियासत के धज्जियां भी उधेड़ते हैं और रियासती इदारों के ओहदे भी संभालते हैं। और इनकी ये वाली हिस्ट्री प्री पार्टीशन है, ये पोस्ट पार्टीशन क्रिएशन है। जिस तरह आप कह सकते हैं कि नवाज शरीफ पोस्ट पार्टीशन क्रिएशन है, इमरान खान पोस्ट पार्टीशन क्रिएशन है, MQM, ठीक है। लेकिन ये जो PPP है और जो इसके बानी है और इसको चलाने वाले, ये प्री पार्टीशन अशराफी है। इवन मुर्तज़ा भुट्टो का रवैया जो था अल जुल्फ़िकार में अपने वर्कर्स के साथ, जो जानो माल पे उसके लिए खेल रहे थे, वो बहुत तकब्बुर वाला था। और एंड तक उसने अपने बंदे खुद मरवाए थे जब उसने अल जुल्फ़िकार डिसॉल्व करवाई। नजीबुल्लाह को क्या है कि टीपू जो उसका राइट हैंड मैन था, उसको अफ़गानिस्तान में मर्डर करवाया था, ठीक है। ये एक पूरी दास्तान है जो उन्हीं के साथ ही ने लिखी थी बाद में, ठीक है। PPP वाले कहते हैं कि जी ये सारी एलिगेशंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने इनसे करवाई हैं, जिस तरह अब रेहाम खान ने किताब लिखी, इमरान खान एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन कुछ सदाकत होती है इन चीज़ों में, ठीक। और फिर आपने ये देखना होता है कि हर चीज़ का बेनिफिशरी कौन है, कि सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करके, सारे पुट्ठे काम करके बेनज़ीरी गवर्नमेंट उनको वापस ले आती है। अच्छा, जब वो वापस आते हैं तो एयरपोर्ट से वो अरेस्ट होते हैं कि ज़ाहिर है उन्होंने शो करना पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हर केस से वो बरीजुमा हो जाते हैं, ना उन पे हाईजैकिंग का केस लगता है, वहाँ पे तो उनको इनोसेंट डिक्लेयर किया जाता है। बल्कि नुसरत भुट्टो ने तो ये भी कहा कि मेरे बेटे, ये असल में करवाया जमात इस्लामी ने था, क्योंकि PPP का क्लासिक राइवल कराची में जमात इस्लामी, MQM तो बहुत बाद में आया है। वो है ना, MQM तो ज़माने में शायद कोई नहीं था, जमात इस्लामी ने करवाया। और मेरे बेटे ने अपने सिर ले लिया ये गुनाह ताकि वो पैसेंजर्स बच सकें। मतलब कुछ भी तो वो सारी चीज़ों से क्लियर होते हैं, पार्टी की हाकमियत अपने हाथ में लेते हैं। जब वो देखते हैं कि नई बात बन रही और बेगम जो है, जो बेनज़ीर साहिबा हैं, वो हर चीज़ मियाँ के ही हक फेवर में कर रही हैं, तो वो एक सेपरेट पार्टी बनाते हैं, पीपल्स पार्टी भुट्टो शहीद पार्टी। उसमें बड़े लोग ज्वाइन करते हैं, उनकी रैलियाँ बड़ी तगड़ी होना शुरू होती हैं। और एक नया डेंजर बेनज़ीर को आता है कि जो पाकिस्तान का वोट बैंक यूनिफाई होया था पोस्ट आमरीत, वो टूट रहा है। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको था? पाकिस्तान मुस्लिम लीग को, जो उस ज़माने में मुस्लिम लीग बन चुकी थी। उनको नज़र आ गया कि कराची की जो कमर है, जो बलूचिस्तान तक रीच करती है, और KPK में, क्योंकि आप याद रखना KPK के अंदर भी बहुत स्ट्रॉन्ग PPP प्रेजेंस थी, और साउथ पंजाब में, इसको तोड़ना आसान हो गया। तो पॉलिटिकल फ़ायदा लेते हुए उन्होंने इसका पूरा एडवांटेज लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहानी ज़्यादा अनफोल्ड होने से पहले पुलिस के साथ एक झड़प में, एक रैली से वो अपने घर वापस जा रहे थे, तो 70 क्लिफ्टन उनका घर है, जा रहे थे, तो वहाँ पे पुलिस ने ये मैं आपको ऑफिशियल स्टोरी बता रहा हूँ, पुलिस ने उनको चेक पॉइंट पर रोका, वहाँ पे उन्होंने बंदूकें तान ली, आपस में उनकी आधा घंटा क्रॉस फायरिंग हुई, और मुर्तज़ा भुट्टो साहब फौत हो गए। खैर उधर नहीं फौत, उनको अस्पताल लेके गया, लेकिन वहाँ पे कुछ लड़ने के बाद वो फौत हो गए। और इसके ऊपर बहुत ही कोराम मच गया। सो मच हो के बेनज़ीरी ख्वाहिश थी अपने भाई की जनाजे पे जाने के लिए, लेकिन उसको इजाज़त नहीं की। वर्कर्स ने उनकी गाड़ियाँ चोरी कर ली बेनज़ीर की, और बड़ा एक शायद मेरा अगर सोशल मीडिया एग्जिस्ट किया होता तो वो को सानिया ही डिक्लेयर हो जाना था। नहीं, बेनज़ीर आई थिंक थी वहाँ पे जनाजे पे। नहीं, उनकी जो ट्रांसपोर्ट का मीन्स था वो चोरी कर दिया गया, फिर उनको सरकारी गाड़ी में वहाँ पहुँचाया गया। बड़ा एक करफफल था इफ़ा में, ठीक है।
ज़ाहिर है वो वहाँ पहुँची, उनकी रोने की इमेजेस हैं, साथ उनकी माँ बैठी हुई है, ठीक है। लेकिन पूरे के पूरे कराची में एक फीलिंग थी कि ये काम जो है, ये कार्रवाई जो है, ये पुलिस ने एमी नहीं की, क्योंकि ज़ाहिर है मुर्तज़ा भुट्टो बदमाशों की तरह कराची में ऑपरेट करते थे। बगैर उनका वाक़या बताता हूँ। उनका एक दोस्त था, वो उठाया गया था पुलिस से, तो वो एक थाने में चले गए। वहाँ पर उन्होंने थाने में जितने पुलिस एहलकार थे उनके हाथ खड़े करवाए, उनकी बंदूकें उतरवाईं, फिर उनकी फ़िज़िकली तफ्तीश ली, फिर उनको ज़मीन पे लटाया। ज़मीन पे लटाया, कहा कि अगर मेरे इस दोस्त को कुछ हुआ तो मैं तुम सबको कत्ल करवा दूँगा। मैं ये 70-80 बंदे आई विटनेस हैं इसको। मैं इस लेवल पे वो ऑपरेट करें तो पुलिस की क्या ज़रूरत है उन पे गोली चलाने की राइट। या एक उनको रोकने की। इस तरह का किस्सा जो अक्सर और भी सुनाया जाता है, कुछ बुक्स में भी लिखा हुआ है कि एक इसी अराउंड दिस टाइम जरदारी साहब को मुर्तज़ा भुट्टो ने अपने घर बुलाया और जरदारी साहब चले गए थिंकिंग के कोई मुज़ाकरात जो हैं उनके लिए बुलाया है और कोई डिस्कशन वो करना चाह रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि जब जरदारी साहब वहाँ पे पहुँचे तो अलेजिडली मुर्तज़ा भुट्टो और उनके जो कुछ लोग थे उन्होंने पकड़ा जरदारी साहब को और उनकी मूंछ जो है, जो उनकी क्लासिक पहले लुक होती थी, वो एक साइड से शेव कर दी, जिसकी वजह से जरदारी साहब को घर जाके फिर ज़ाहिर सी बात है दूसरा हाफ भी शेव करना पड़ा। और उसमें बड़ा एक यानी कि मजाक बना कि अगले दिन जब वो मीडिया में आए तो सारा मीडिया यही नोट कर रहा था कि जरदारी साहब क्लीन शेवन क्यों हैं। ज़रदारी साहब की मूंछ अब तो छोटी है, पहले शायद लोगों को याद ना हो, इतनी उनकी बड़ी लंबी बड़ी मूंछ होती थी या और वो बड़ा उस पर फ़ख्र और नाज करते थे। बड़ी क्लासिक वडेरा लुक थी बैक इन द हाँ, डे। बाकी एक और इंसिडेंट हुआ था कि इस्लामाबाद से फ़्लाइट लाहौर आ रही थी, तो मुर्तज़ा भुट्टो और उनके दोस्त भी उस फ़्लाइट पे थे और ज़रदारी साहब भी थे। तो जब कराची वो फ़्लाइट लैंड की तो फिर इन्होंने अपने असले वहाँ लहराए उसको डराने के लिए और उसका पीछा किया काफ़ी अर्सा, लाइक काफ़ी देर। यानी कि एक कंटिन्यूस आप समझ लें कि कोल्ड वॉर चल रही थी, हॉट नहीं हुई थी अभी तक। गोलियाँ नहीं चली, बंदे नहीं मारे उन्होंने, बंदे उठवाए, जेल करवाए, ये करवाए, ये हरतें चल रही थी, बंदे तोड़े, इल्ज़ाम तराशी की, लेकिन हॉट वॉर नहीं हुई थी जिस तरह 9 मई हॉट वॉर थी। तो कोल्ड ही चल रहा था मामला तब तक। और कहने का मकसद कि मुर्तज़ा भुट्टो का एक स्टांस था बड़ा सख्त किस्म का कि जरदारी साहब जो है उन्होंने पार्टी हाईजैक कर ली है और वो उसको तबाह कर रहे हैं। अब वो असल में वो गैंगस्टर को पहचानता है। हम्म, तो मुर्तज़ा भुट्टो वो शाहरुख खान का डायलॉग है मूवी में से कि इस टीम का एक ही गैंगस्टर हो सकता है और वो मैं हूँ, वो चक दे इंडिया में से। तो बेसिकली मुर्तज़ा भुट्टो साहब पाकिस्तान के गैंगस्टर थे, ऑफिशियली टेररिस्ट थे। और वो जो जरदारी साहब एक डिफरेंट किस्म के गैंगस्टर हैं। जरदारी साहब कॉरपोरेशन है, बेसिकली आप कॉरपोरेशन की तरह ऑपरेट करते हैं कि स्लिक बिजनेस डील्स करो, सबसे तल्लक बनाओ, लड़ने की किसी ज़रूरत है, जब बदला भी लेना है तो इतना रिमूव्ड बदला लो अगले को पता भी नहीं चले। मुर्तज़ा भुट्टो जो है वो क्लासिकल गैंगस्टर पाब्लो एस्कोबार टाइप फील्ड्स में थे और उनकी एजुकेशन भी वो थी, जो कैरेक्टर्स पढ़ रहे थे शेख वगैरह, ये वो फिडेल, तो वो सारे इस तरह के पॉपुलिस्ट नैरेटिव के बंदे थे, उससे बड़े इंस्पायर्ड थे। और कहा जाता है कि जवानी में बहुत खूबसूरत आदमी थे, तो वैसे ही बड़े करिश्मा पर्सनैलिटी। जरदारी साड़ी तरह माड़ा सी हमेशा, तो ठीक है, तो उससे आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपने करिश्मा के थ्रू लाखों लोगों को गैल्वेनाइज करे। आई मीन देखा जाए तो बेनज़ीर साहिबा तक पहुंचना और पूरा जो उनका मैं वहाँ से आपको वो भी सफ़र है। बताऊंगा, क्योंकि मैंने जरदारी साहब की क्यों बात करना शुरू की है। आई थिंक थोड़ा शॉर्ट सेल किया है अभी आपने जरदारी साहब को। नहीं, मैं अभी बताऊंगा कि देखें, जो बंदा टैलेंटेड नहीं होता ना, मेहनती होता है। जो बंदा टैलेंटेड होता है ना, वो लेज़ी होता है, और ये दोनों बंदों का डिफरेंस ये है फंडामेंटली। और मैं समझता कि बेनज़ीर साहब इतनी बड़ी पॉलिटिशियन नहीं बन सकती थी अगर ये ना होते साहब, क्योंकि वो भी उसी कपड़े से हैं जिस कपड़े से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं, जिनको बनाने में फ़ौज का काम था। फ़ौज ना होती तो भुट्टो साहब में कोई काबिलियत नहीं थी। भुट्टो साहब तकरीरें कर सकते थे, ठीक है, जिस तरह कहते हैं MQM के अंदर अल्ताफ़ की तकरीरें थी और फ़ारूक सत्तार का निज़ाम था, ठीक है। तो ये क्रिटिकल होते हैं ये लोग। भुट्टो साहब अयूब खान के ब्लू आइड बॉय थे। नहीं, वो उसके बगैर पॉसिबल नहीं था, आर्मी के बगैर नहीं पॉसिबल वो था। अपना एक रूहानी बाप भी बल्कि मानते थे जी अयूब साहब को। जी। तो इधर जरदारी साहब पे थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि जरदारी साहब बचपन से ही डिफरेंट आदमी थे, नालायक थे, और लेकिन दोस्त परवर बहुत थे, यारों के यार थे। और इतने यारों के यार थे कि बाकायदा उनके दोस्त उनसे मोहब्बत करते थे दिलो जान से कि यार ये बंदा जो है ना, और आज तक उनके वो दोस्त हैं उनके साथ।
जो उनके वाले साहब थे उन्होंने बैम्बिनो सिनेमा जब खोला तो वो इतना बड़ा सिनेमा था कि अयूब खान उसका इफ्ताह करने आया था, जो एक वैसे बड़ी अनोमली है अगर सोचा जाए। वाकई यहाँ पे सिनेमा खुल रहा हो तो नहीं, बेसिकली इससे एक और इशारा भी होता है कि हाकिम अली ज़रदारी के मरासिम किन के साथ थे हमेशा से, और इवन जो ज़िया का अजरक वाला मामला है वो भी आप देख सकते हैं। तो बैम्बिनो सिनेमा के अंदर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है उन पे ब्लैक करने का। मेरे ख्याल ये एक नॉनसेंस है। बहुत ही अमीर आदमी थे और अपने घर में उन्होंने एक डिस्को टाइप बनाया हुआ था, उनको डिस्कोटेक बॉय भी कहा जाता था, और बहुत लेविश पार्टीज़ भी थ्रो करते थे और बड़ी मशहूर होती थी उस ज़माने में। सर ये डिस्को पार्टीज़ में क्या होता है? वहाँ पे सर दरूद पड़ा जाता है, मेरा मतलब है वही सर। आप कराची को, हम लोग तो वहाँ नहीं थे, पर जो भुट्टो एरा कराची है वो मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया का एक कल्चरल पार्टी हब था। ठीक है, मैं कोई इस साथ नेगेटिव पॉजिटिव कॉनोटेशन नहीं अटैच कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि लाइक इट वाज नो डिफरेंट देन लेट्स से बार्सिलोना या पेरिस, और एक बहुत ही खूबसूरत सीनिक और वाइब्रेंट टाइप उसका कल्चर था, जो आज भी कराची के लोग उस वक्त को याद करके कहते हैं कि जी वो क्या टाइम था और अब सारा मामला क्या। और कराची का सोल वॉज टोन बिटवीन ए कंजर्वेटिव जमात एंड ए वेरी लिबरल पीपल्स पार्टी। राइट। तो ये तो जो कौमों की सियासत थी, महाजरीन की, पठानों की, बलोचों की, ये सारी बाद में आई, क्योंकि जो पीपीपी थी वो क्योंकि अशराफिया थी, वो अशराफिया वाले काम करके राया का ख्याल नहीं रख रही थी। तो ये राया में से पार्टियां निकली हैं बाकी, इनके फिर इनके मैनरिज्म्स ही बहुत अग्रेसिव थे। तो जरदारी साहब के बारे में 70 मैं बता रहा हूँ कि ज़िया के दौर के अंदर जरदारी साहब को बेनज़ीर पसंद है। जरदारी साहब पोलो खेलते थे बहुत, तो वहाँ पे एक दिन बेनज़ीर साहिबा आई रूटीन में पोलो क्लब में, जिस तरह अशराफिया जाती है। मगर कहने जो हम बातें कर रहे हैं, एक आम बंदा उनसे रिलेट नहीं कर सकता कि मैं पोलो खेल रहा था और जो लड़की मुझे पसंद है वहाँ पे घोड़े देखने आई हुई थी। मगर ये मोहब्बत की दास्तान पाकिस्तान की नहीं, ये कहीं आपको मोनाको में मिल सकती है, लंदन हाई स्ट्रीट में मिल सकती है, इस तरह की जगह। बहरहाल ये कराची में था। तो जरदारी साहब को काफ़ी देर से पसंद थी, क्योंकि बैम्बिनो सिनेमा भुट्टो फैमिली विजिट करती थी, मूवीज़ वगैरह देखने आती थी। बिकॉज जरदारी साहब उन्हें उस वक्त से उनका ये गोल था कि मैंने बेनज़ीर से शादी करनी है, जब से उन्होंने सिनेमा में देखा। वो सही जो वो नहीं होते प्लेब टाइप बच्चे, मोहब्बत होगी, मैं बच्ची पसानी है, मैं उस तरह की जहनीत थी उनकी। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक शहद की मक्खी ने उनके हाथ पे काटा। ठीक है, और ज़ाहिर है कि इंसान थे, तो वो उनके पास गए, उन्होंने इसरार किया कि मैं आपकी हेल्प करता हूँ। बेनज़ीर रिफ्यूज़ करती रही। फिर इवेंचुअली ज़ाहिर है परसिस्टेंट आदमी है, उन्होंने अग्री कर लिया, उनको वो डॉक्टर के पास लेके गए, वहाँ पे उनको जो भी एक बेसिक इलाज होता है। ये बाय द वे थोड़ी सी करेक्शन, ये बेनज़ीर की किताब में वाक़या लिखा हुआ है, उसमें वो बताती हैं कि ये लंदन के अंदर हुआ था। इस टाइम तक ऑलरेडी जरदारी साहब ने उनको अप्रोच किया हुआ था शादी के लिए, और बड़े यानी कि अग्रेसिवली वो उन्हें परसू कर रहे थे। नहीं, ये कराची का वाक़या है। ये लंदन का वाक़या है? नहीं, ये पोलो ग्राउंड कराची का वाक़या है। और इस इवेंट के फ़ौरन बाद उन्होंने उनको तोहफे भेजना शुरू किए इंसेन तरीके से। अच्छा, बहरहाल हम बाद में चेक करके लिख देंगे। यानी कि मैं वो एनेक्डोट क्यों बताना चाह रहा था कि इधर वो फिर उनको अस्पताल लेके गए, अस्पताल से फिर उनको घर छोड़ने गए, तो वहाँ पे उनको बेनज़ीर ख्यालात है कि यार ये को बंदा है, चलो को मामलात हो। जब रिश्ता हुआ तो रिश्ते का पैगाम लेके आई थी नुसरत भुट्टो और इनकी फुप्पी बेनज़ीर की। तो 7 दिन में बेनज़ीर साहिबा ने बकौल उनके फ़ैसला किया था शादी करने का, और उसके लिए 2 उन्होंने शर्तें रखी थी। एक, उन्होंने जरदारी साहब को बुला के अपना एक मुलाजिम दिखाया था और कहा था कि इसको कौड़े पड़े थे, तो अगर भुट्टो के मुलाजमीन को कौड़े पड़े तो देख लोगे तुम शादी। तो वहाँ पे उन्होंने एक फ़िल्मी डायलॉग दिया कि हर मुश्किल वक्त में हम ये वो बुला, ऐसा एक बंदा बकवास करता है। तो मैं ये जो होते हैं ना ये डायलॉग की हद तक ही होते हैं। बारह जी तो वक्त साबित करता है कि आप साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। और दूसरा, उन्होंने कहा कि एक रूहानी साहब हैं, रूहानी पीर हैं हमारे, आप उनसे मिलेंगे। तो जब उन दोनों ने ओके किया तो बेनज़ीर साहब ने कहा ओके। इसके ऊपर पार्टी में बड़ी फूट पड़ी थी उस टाइम पे, क्योंकि हाकिम अली ज़रदारी का किरदार बहुत डूबियस था, उनके इस्टेब्लिशमेंट से मरासिम हर चीज़, और प्लस आसिफ अली ज़रदारी की रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं थी, मगर निजी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं थी, और बेनज़ीर का बहुत काट था। 12 उनकी शादी हो गई और बड़ा धूमधाम से हुई। वो इमेजेस आज भी बहुत वायरल हैं। और
जरदारी लड़काना के साहब का अंदर। ना असल में थोड़ा कहना चाहिए, बट उनका रंग भी काफ़ी साफ़ हुआ है वो द ईयर्स। क्योंकि अगर हम वो पहली तस्वीरें उनकी याद करें तो उस टाइम अच्छा, मैं वैसे एक बात बताऊं, जो उनकी बचपन की तस्वीरें हैं ना, तो एक बहुत शार्प आदमी की तस्वीरें, इम्प्रेसिव, नॉट, आई वुड नॉट से क्लासिकली हैंडसम, पर यू वुड वांट टू टॉक टू हिम, एन इम्प्रेसिव मैन एंड वेरी क्लियर कट फीचर्स। तो इस तरह नहीं है कि वो बहुत ही बदसूरत थे, पर्सनैलिटी शैलिटी उनकी थी, नहीं, बल्कि बट वो आई थिंक बेनज़ीर साहबा का जो एक वो किरदार था, मुकाबला नहीं है, वो कद था। बहुत ही खूबसूरत हाईली एजुकेटेड औरत थी, वो तो ज़ाहिर है नहीं मुकाबला। लेकिन वैसे अगर हम कहें, हम पूरे पाकिस्तान की बनस्बत बात करें तो फेयरली गुड किस्म के बंदे थे वो। अगर हम लुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आप एवरेज, वो बेनज़ीर तो एक और ही वो, क्योंकि अगेन उनमें जो वो चिट्टा रंग था वो ईरानियन खून था जो उनकी वालदा से आया हुआ था, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी एक, जो सफ़ेद रंग था उनमें। वो हाँ, तो कमेंट्स में लोग आ जाएंगे कि आप चिट्टा ना कहें, चिट्टा क्यों कह रहे हैं। क्यों चिट्टे से क्या दिक्कत है? वो कहेंगे हम अंडर रिप्रेजेंटेड फील कर रहे हैं। तेरी पिछली वीडियो में तूने पंजाबी बोली है ना, तो उसमें कमेंट्स पे आ गया था कि सर ये आपने पंजाबियों के लिए वीडियो बनाई है। हाँ यार, हम सिर्फ पंजाबियों को पसंद करते हैं, सॉरी। पीछे से हमारा PMLN लविंग, पंजाब लविंग, मरियम लविंग कैमरामैन सलमान बोले। बारह तो खैर, उनकी शादी हो जाती है, सारा धूम जश्न होता है, लियारी में बहुत बड़ा ग्राउंड सजता है, बहुत लोग आते हैं और PPP को फाइनली मौका मिलता है सेलिब्रेट करने का। लेकिन जरदारी साहब के जो एलिगेशंस हैं वो एक साल बाद शुरू हो जाते हैं। मिस्टर 10% चोर, मतलब कि जो दास्तान है जरदारी साहब की केसेस की, उस पर आप बुक्स, मूवीज़, PhDs, पता नहीं क्या क्या, पूरा एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जिससे उनको स्टडी करने के लिए। मेरे ख्याल है कि कोई पाकिस्तान का दफा नहीं होगा कानून का जो उन पर ना लगा हो, और वो सबसे बरी हुए हैं माशाल्लाह। सबसे फ़नी जो उनके ऊपर एलिगेशन लगी थी, अच्छा ये वाली एलिगेशन इन पर्टिकुलर मैं श्योर नहीं अगर ये सच थी या नहीं, क्योंकि बहुत ही कह लोगे नहीं, टेक्निकली सारी bounty सी है। एलिगेशंस हमें नहीं पता सच है या झूठ है, एलिगेशंस है ना, ट्रू, मगर ये थोड़ी ज़्यादा जो absurd वाली हैं उनमें से आउट है देयर वाली। कि इन्होंने एक बिजनेसमैन अगवा किया, उसके उन्होंने पैर के साथ एक बॉम्ब स्ट्रैप किया और उन्होंने उसे बैंक आगे जाओ बैंक में और अपना सारा जो अकाउंट है वो विड्रॉ वो करके $7 लाख थे। लाओ। देखें, वल्लाह हमें, अच्छा मैं चाहूँगा, मेरा अभी भी दिल करता है कि जो हमारी अशराफिया है वो इतनी जालिम ना हो, लेकिन अगर कल को ये सच निकले तो कोई सरप्राइज़ नहीं होगा, ठीक है। मैं कोई बंदा ये नहीं कहा हाँ ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जो उन पे इल्ज़ामात लग रहे थे निजी से ले के कारोबारी से ले के स्टेट सीक्रेट्स के, मसलन एक बहुत बड़ी डील थी जो बहुत बड़ा इशू बना था सबमरीन का, जिसके अंदर अगर में $1 अरब की डील थी और उसके अंदर मेजर किकबैक्स थे, नेवी कॉमोडोर्स फारिग हुए थे, हर चीज़, लेकिन जरदारी साहब बच गए। उनको बचाया बेसिकली मुशर्रफ के NRO ने, कि तब तक के जितने केसेस सब बरी जुम्मा हो गए, और तब तक वो बड़े समझदार हो गए थे। ये गालिबन फ्रांस की नेवी जो थी उनसे उन्होंने ख़रीदा था, और इस तरह के बेशुमार केसेस अच्छा, थे। उस केस में बाद में फ्रेंच पॉलिटिशियंस फारिग हुए थे, फ्रांस की हद तक दे हैव बीन कन्विक्टेड, स्विट्ज़रलैंड की हद तक दे हैव बीन कन्विक्टेड, पाकिस्तान की हद में दे आर सेफ। राइट, और इन केसेस पे न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरी एक रिपोर्ट लिखी थी जी। कि किस तरीके से ये किया, और इसके अंदर इन्होंने जो, और ये पता है पकड़े कैसे गए थे, बकौल जो पूरी रिपोर्ट बनी थी, इन जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस थी उसने अमेरिका में एक वकील से डॉक्यूमेंट्स ख़रीद ली थी। वो तकरीबन कोई $1 मिलियन या कुछ इस तरह का सौदा तय हुआ था। उन्होंने उस वकील को पैसे दिए थे, या उन्होंने किसी बंदे को पैसे दिए थे जिसने सपोजिटली उस वकील से चोरी कर ली थी फाइल्स या व्हाटएवर, और उन फाइलों के अंदर जो इन्होंने ऑफशोर कंपनीज इस्तेमाल की थी उन सब के नाम थे, और इन ऑफशोर कंपनीज से ये फ्रांस में ये सबमरीन्स भी ले रहे थे, ये कोई फाइटर जेट्स भी ले रहे थे, बहुत ये कुछ था, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, सबमरीन्स की किकबैक्स थी, वेपन्स की किकबैक्स थी। बेसिकली हुआ क्या कि गोल्ड का बहुत बड़ा एक वो scandal था। ARY दुबई था, जो नेवल था उसका हेड था कराची, उसके थ्रू जो नेवी की प्रोक्योरमेंट थी उस पर स्पेशल नज़र थी, और नेवी को अमूमन तस्वर किया जाता है सबसे कमज़ोर इदारा हमारी आर्म फोर्सेस में, और उसकी जब करप्शन सामने आई तो ज़ाहिर है अब नेवी के कॉन्ट्रैक्ट्स जितनी मर्जी कमज़ोर, $billions के होंगे, तो वो किकबैक्स $hundreds of millions के होते थे,
ये बहुत ख़तरनाक चीज़ थी, क्योंकि ये वो क्रिटिकल अदारा है जिसको मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम जितने मर्जी बगैरत हो जाएं हमें उसमें डंडी नहीं मारनी चाहिए, क्योंकि करप्शन स्टार्ट होती है, किकबैक स्टार्ट होते हैं, फिर इवेंचुअली नाकस सामान आना शुरू होता है कि करप्शन का स्केल बढ़ जाता है, और आज हम उसका शिकार हैं बहुत बड़े तरीके से। लेकिन एटलीस्ट ये बहुत बड़ा स्टेप अप था किसी के पैर पे बॉम्ब बांध के उसको बैंक भेजने से। मसलन कि मैं आपको बताऊं, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कराची के अंदर और पूरे पाकिस्तान में क्रिमिनल कल्चर, अगर आप भत्ते के ऊपर आ गए, ये भत्ता है बेसिकली जो ज़रदारी साहब पे एलिगेशंस लग रही थी, जो MQM पे लगती थी, तो फिर उसमें कोई बड़ा छोटा जुर्म नहीं होता, और वो बड़ा डिसेंट्रलाइज कमांड होता है कि कंपनी का नैरेटिव है कि जी आपने महीने का 2 करोड़ देना है, नीचे जो चोर हैं उन्होंने जितना मर्जी इकट्ठे करे हैं, वो बेशक 50 करोड़ इकट्ठा कर लें, पीछे 2 करोड़ ही देना है। और अगर ये बातें सच हैं तो फिर ये क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह ऑपरेट करते हैं। अगर आप लियारी की गैंग वॉर देखें, वो सियासतदानों ने और इस्टेब्लिशमेंट ने डिफरेंट टाइम्स पे सपोर्ट करके खड़ी करके उनसे वो अपने जराइम वाले काम कराते थे, पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल कराते थे, सिस्टम्स टेक ओवर करते थे, और इवेंचुअली वो इतने बड़े हो गए कि फिर ऑपरेशन करके उनको मारना पड़ा, और कोई तरीका नहीं समझ आ रहा था। तो जरदारी साहब का भी अगर ऑपरेशन उसके बराबर डिस्क्राइब किया जाए तो मेरा ख्याल है इतना फार फ्रॉम ट्रूथ नहीं होगा कि अब जरदारी साहब ने यार पाले हुए हैं। वो यार कौन हैं? जागीरदार हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल हैं। अच्छा, मैं मज़े की बात बताता हूँ, आपको पता है बेनज़ीर का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल कौन इंचार्ज था? एक बहुत मशहूर लियारी का डाकू, उसका नाम था रहमान डाकू। रहमान डाकू? जी, रहमान डाकू। मतलब वो जो इतना सक्सेसफुल था अपने वो कारोबार में लियारी कि का ओरिजिनल गैंगस्टर है, और रहमान डाकू के मरने के बाद उसका सिंडिकेट टेक ओवर किया था उज़ैर बलोच ने। उज़ैर बलोच मशहूर ज़माना, ठीक है। तो इस लेवल के मरासम थे इनके आपस में, यानी कि एक जो तोहमत लगाई जाती है कि अमन पसंद जमात है, जमहूर वाली जमात है, भाई बेनज़ीर का कौन अरेंज कर, तस्वीरें हैं कि बेनज़ीर का आपको याद होगा जब कैवलकेड आया था मुशर्रफ के दौर के अंदर एंड में, तो पहले उस पर एक हमला हुआ था जो अनसक्सेसफुल था। वहाँ से उनको बचा के निकाल के दूसरी गाड़ी में डाल के उस गाड़ी के अंदर बैठ के उनके घर तक पहुँचाया है रहमान डकैत ने। सॉरी, उसका नाम रहमान डकैत है, डाकू ने। रहमान डकैत की तस्वीरें मौजूद हैं वो करते हुए। कुछ डाकू जो होता है वो फिर भी थोड़ा बेहतर होता है, कुछ वो चुपके से चीज़ करता है, राइट? जो आई थिंक तू गलत चीज़ फोकस कर रहा है, बट यस। तो और ये रहमान डकैत कौन पे 100-200 कत्ल के मुकदमे हैं, बड़ा इस तरह के मामला आते हैं। अल्लाह रहम करे, अल्लाह आसानियाँ करे सबके लिए। राइट, बट कमिंग बैक टू जो आप पहले बात कर रहे थे कि जरदारी साहब को NRO मुशर्रफ ने दिया था। जी, वो बेनज़ीर को दिया था। उस NRO में बेनज़ीर और नवाज शरीफ को दोनों को मिला था, और उस NRO के तहत इनके तब तक के बाकी सारे मामला क्लियर किए गए थे। यानी कि लेट्स से हम सपोज करते हैं वर्स्ट कि जो कुल मिला के एलिगेशन थी जरदारी साहब पे वो को $8 बिलियन की थी, कि $8 बिलियन इन्होंने करप्शन के थ्रू कमाया, और ऑफशोर अकाउंट्स में घरों की माध्यम के 5 घर फ्रांस में हैं, 5 अमेरिका में, 2 यहाँ हैं, 3, पता नहीं अजीब ही दास्तान थी। अगर हम वर्स्ट केस इमेजिन करें तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 7-8 बिलियन राइट ऑफ किए, तकरीबन इतना ही नवाज शरीफ का था। तो जब 14-15 बिलियन मुल्क की इकॉनमी का स्विंडल हुआ है और एक बंदा राइट ऑफ कर दे, तो क्या वो NRO एक आमरीत कर सकती है? एक तो ये सवाल बनता है हमारी आला अदालतों के लिए, जहाँ पे वो आमरीत की इतनी बेइज्जती करते हैं, उनके सारे डिसीजंस रिवर्स कर देते हैं, जजेस रिवर्स हो जाते हैं, NRO जजेस कहा जाता है उन्हें, घटिया जजेस कहा जाता है उन्हें, उनकी ज़िंदगियाँ तबाह की जाती हैं। तो ये तो बताओ कि जो NRO सियासतदानों को दी है वो क्यों नहीं वापस लेते? ठीक है ना, असूल तो यही है कि आमरीत लिए हुए जो फैसले हैं वो सब गलत हैं। असूल ये है कि आमरीत गलत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो आमरीत से लेके ये आए, जो अभी इमरान खान साहब नहीं कहते इन्होंने NRO 2 ले लिया है, तो ये अभी तक बरी जुमा हो गया, बाजार नज़र भी आ रहा है कि सारे मुकदमे ख़त्म हो गए। ये बड़ा अच्छा तरीका है कि 20-20 साल मुल्क लूटो, NRO कर लो, फिर 10 साल और लूटो, फिर NRO कर लो। हमारी लूटी मची हुई थी। आई मीन एलिजिडली, यू नो। जी, ये तो हमें अब कहना पड़ेगा, लेकिन NRO क्यों लिया? NRO क्यों लिया? क्लीन चिट क्यों ली? या तो आप केसेस लड़ के अपने आप जी आप prove करें, करते हैं। देखें ना काजी फाइज ईसा का आप जो मर्जी के हैं, उस शेर के बच्चे ने अपना केस लड़के प्रूव किया कि यहाँ पे कोई मामला नहीं है। मुझे नहीं पसंद काजी फाइज ईसा, लेकिन जो बात है जो है, एक और सुप्रीम कोर्ट जज ने इस्तीफ़ा दे दिया
उन्हें केस नहीं लड़ा, भाग गया मज़ार अली नकवी साहब, क्योंकि शायद वहाँ को सदाकत थी। जो बंदा नेल्सन मंडेला कितने साल जेल में रहा, ये जो कंपेयर किया जाता है, एक टाइम में ज़रदारी साहब ने टोटल ना 11 साल जेल में काटे। तो एक वो इमेज प्रेजेंट किया गया कि इतना ये रूल ऑफ लॉ, अमन पसंद आदमी ने जेल काटी। मैं 2 हकीकतें उस टाइम की आपको बता दूँ। ज़रदारी साहब जेल में नहीं थे, जेल के सामने एक मकान में उनकी रहायशगाह थी, जहाँ पे दुनिया जहान के चीज़ें मौजूद थी और वो उसको एंजॉय करते थे और उनकी लाइफ बड़ी अच्छी थी। और ये बाय द वे ऑन रिकॉर्ड ज़रदारी साहब के जो वकील हैं उन्होंने बताया हुआ है कि वो बहुत एक रिलैक्स्ड और सुकून का माहौल था उनके सर जेल के आप टाइम में। गिलानी साहब के इंटरव्यू सुन लें कि हम ये फिल्म देखते थे, ये कौन सा जेल है। कहते हैं मेरी फेवरेट एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय थी उस टाइम। हम ये क्या जेल था जहाँ ये थे, ये कौन सा सेल है। आप, मैं कहता हूँ पॉलिटिकल कैटेगरी ए सेल भी दे दे, बेस्ट दे दे, वो ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक इनका जेल था। भाई इस जेल में तो तुम किसी पाकिस्तानी को तुमने रहना है, भाई जी मैं भी जेल जाने तैयार है, 11 छोड़ तुम मैंने सारी उम्र उत्थे बिठा दे। ठीक है, तो ये तो एक झूठ था। व्हाट अबाउट जब उनकी ज़बान कट गई थी, किनकी? ज़रदारी साहब की? वो तस्वीर नहीं है जिसमें अपनी ज़बान दिखा रहे हैं कटी हुई कि ये टॉर्चर के निशान है मेरे पे? भाई हो सकता है उन पर टॉर्चर किया भी हो किसी ने 2 को दिन, हो सकता है वो गिर गई हो, कट गई हो सकता है बचपन का निशान हो, ज़ुबान कटी हो। उनकी ज़ुबान बचपन से तो मैं चेक नहीं कर रहा, ना कोई और कर रहा है। बात ये है कि हर गेम के विक्टर्स यही अशराफिया बन रहे हैं, तो आपस में इनकी को टर्फ वार हो जाती तो क्या हुआ? हैं तो सब क्रिमिनल, हैं तो सारे उसी जंग के। मसलन लियारी वाला जब वाक़या आप अनपैक करते हैं, 1950s में ये शुरू है लियारी वाला काम। 2 थे डकैत डाकू टाइप वहाँ लोग जो भत्ता लेते थे, 5 रुपये में 2 रुपये में लोगों के कब्जे छुड़वाते थे और ड्रग्स का काम करते थे। मैं लियारी कराची का ड्रग्स का हब है, जहाँ से सरदार गबोल साहब हैं। और कराची के अंदर पूरा मुंबई अंडरवर्ल्ड वाला सीन था कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट इमर्ज किए, जिसमें राव साहब थे, जीशान था, वो SSP था असलम जो बड़ा दलेर बन के फिरता था। आबिद नहीं था? आबिद बॉक्सर। आबिद बॉक्सर पंजाब में था, मैं कराची की बात कर रहा हूँ। असलम साहब थे और वहाँ पे भी टोटल ISI का नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था और IB का। और वो जराइम पेशा को इस्तेमाल करते हैं जिस तरह हमेशा से करते नहीं, कोई नई चीज़ नहीं। बस इसमें कोई हैरान होने वाली बात, इंकशाफात नहीं है। और जब उनको ख़त्म करना होता था तो उनको उठा के इनके हवाले किया जाता था और वो इनके इनकाउंटर कर देते थे और ये हीरोज़ बनाए गए। बल्कि असलम साहब पर तो फिल्म भी बनी। राव साहब इस वक्त रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं कराची के अंदर, इंजॉय कर रहे हैं। असासे बियॉन्ड मीन्स हैं उनके पास। मैं पुलिस की तनख्वाह तो इतनी नहीं होती, ठीक है। जीशान साहब मारे गए, तो मैं ये बहुत ही अजीब किस्म की ज़िंदगियाँ इनकी रहती हैं। इन सब के मरासिम किन के साथ थे? जरदारी साहब के साथ। PPP नहीं, जरदारी। जरदारी साहब के वालिद हाकिम अली जरदारी ने एक नक्शा बनाया था ज़िंदगी का, जहाँ पे आमरीत के साथ मरासिम, इंटेलिजेंस के साथ मरासिम, उसी नक्शे कदम पे साहब चले। और एक बहुत ही खूबसूरत फिगर को उन्होंने लिया, साथ अटैच किया और लेजिटिमेसी गेन की। आपको पता है मिस्टर 10% का नाम हेरल्ड आर्टिकल ने दिया था जरदारी साहब को, और आपको पता है उसका एडिटर कौन था? शीरी रहमान। वाकई? जी, शीरी रहमान उस आर्टिकल की, उस मैगज़ीन की एडिटर इन चीफ थी। और आज वो कौन है? जरदारी साहब ऐसे हैं। इससे आपको क्या नज़र आता है कि एक बंदे का तरीके वारदात बहुत डिफरेंट है। अगर आप इस वक्त देखें तो जो बेनज़ीर के हमायती, सबसे पहले जरदारी साहब ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हमायती निकाले, उसके बाद बेनज़ीर के मरने के बाद उन्होंने बेनज़ीर के हमायती निकाले, और अब जरदारी साहब इज़ पीपल्स पार्टी। राइट। और जिस तरह शहबाज शरीफ ने जरदारी को सड़कों पे घसीटना था और जरदारी साहब ने कहा कि अब अगर मैंने इनको माफ़ किया तो शायद अल्लाह मुझे माफ़ ना करे। आप लफ्ज़ों का चुनाव देखें, जरदारी साहब कभी सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते। वो गुफ्तगू महज़ब रखते हैं ताकि कल को वापसी हो सके, ठीक है। बेनज़ीर ऑन दी अदर हैंड बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते। क्यों? नटखट नवाब। मुर्तज़ा भुट्टो नटखट नवाब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो नटखट नवाब। बट जरदारी साहब भी तो एक बड़े जागीरदार के बेटे थे, उनका काम बेसिकली यही था कि लेकिन इसमें उनके बाप हाकिम अली का रोल है ना। हाकिम अली एक डिफरेंट तबीयत का आदमी था। देखें, जागीरदार सिनेमा खोलेगा ये कोई सोच नहीं सकता था, ये तौहीन है। आप किसी भी ज़मींदार से पूछ लें, उन्होंने सिनेमा खोला,
उस सिनेमा पे उन्होंने अयूब खान को बुलाया। हम्म, वो आप देखें, विजनरी ज़रूरी नहीं अच्छा इंसान हो या उसका विजन अच्छा हो। हिटलर भी विजनरी आदमी था, उसका विजन बहुत घटिया था, ठीक है ना। हाकिम अली जरदारी का विजन जो था अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छा था। आज हाकिम अली जरदारी की औलाद मुल्क पे काबज़ है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नहीं। हालांकि उनके ख़ानदान से 2 प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो कौन बेहतर रहा अगर दुनियावी तौर से देखें? तो मुर्तज़ा भुट्टो वो आखिरी बंदा था जो जरदारी को लगाम डाल सकता था, ऐसे ही है। और उससे पहले और उसके बाद कोई बंदा ही नहीं है जिसको लगाम डाल सके। इसमें एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो फातिमा भुट्टो साहिबा का एक एलिगेशन है, वो हमेशा से बड़ी ओपनली इस चीज़ पे कायम है कि उनको लगता है कि उनके वालिद साहब मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल में जरदारी साहब किसी न किसी तरीके से मुलव्वस थे। और वो इशारा करती हैं, नंबर वन, जो उन्होंने फ़ोन कॉल उस वक्त ली थी जरदारी साहब के साथ, जिसमें वो कहती हैं कि जरदारी साहब का बड़ा एक बदतमीज़ या ऑलमोस्ट ग्लोटिंग टाइप ऑफ रवैया था उस फ़ोन कॉल पे उनके साथ। और सेकेंडली वो इस चीज़ पे पॉइंट करती हैं कि जो उस वक़्त उस इनकाउंटर के अंदर, जिसके अंदर मुर्तज़ा भुट्टो साहब मारे गए, उसमें जो इंचार्ज था पुलिस ऑफिसर, जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने 2008 में गालिबन, जी, तो उन्होंने उसको पहली चीज़ जो उन्होंने की, उन्होंने आके उस बंदे को मेडल दिया, एक मेडल अवार्ड किया। 2008 में नहीं, 2011 में जब वो बरी हो गए उसके बाद उनको मेडल मिले मेडल थे। मिला। और अजीब चीज़ वो कहती हैं कि मुझे ये लगी कि उन्होंने एक दिन डिले की सेरेमनी ताकि वो एग्जैक्ट उनके वालिद साहब की बरसी के ऊपर आए। मैंने आपको कहा ना कि वो इतना बाद में बदला लेते हैं, इस तरह है। मैं आपको एक और वाक़या बता देता हूँ। जो MQM पे ऑपरेशन हो रहा था, तो एक उनका लड़का था फ़हीम कमांडो, और ये 90s का ऑपरेशन है। और जरदारी साहब के घर जो भुट्टो हाउस था, बेनज़ीर हाउस था, वहाँ पे एक लेटर आया जिसका कोड नेम था साइन ऑफ, जो कोड नेम फ़हीम कमांडो का था, कि तुम जो लोगों के बच्चे मरवा रहे हो और उठवा रहे हो और हर चीज़ कर रहे हो, तो कल को अगर बिलावल के साथ कोई ये करे तो क्या होगा। जिस पे जरदारी साहब के रिमार्क्स थे, उन्होंने IG सिंध को कहा कि मेरे बच्चे पे कोई देखेगा मैं उसकी आंख निकाल दूंगा, तो यू मस्ट फिनिश हिम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तक फ़हीम कमांडो का जुडिशल हो गया था और उसको जेल के पास भेज दिया गया, उसकी एंट्री हो गई थी, सो ही कुड नॉट बी इनकाउंटर्ड। फिर कोई हीला बना के उसको रिलीज़ कराया गया, फिर उसको इनकाउंटर में मार दिया गया। 4 लोगों को इनकाउंटर हुआ था, और ये हुआ उन्हीं 3 बंदे के नेक्सस के थ्रू था, जीशान, असलम और राव। राव जो है, जो इस वक्त NTPP हुआ है, वो जरदारी का ऐसे था, आप कह लेंगे बेस्ट ऑफ बेस्ट। और राव के बहुत स्ट्रॉन्ग मरासम थे ISI के साथ, सो मच सो कि वो हालांकि SSP था, तो IG पंजाब की जरूरत नहीं थी उसको कुछ कहने की, DIGs could not touch him। और उसके लिए कॉल PPP भी की थी, और जब नवाज शरीफ आया था तो उसने भी की थी कि nobody dare touch him। वो खासम खास था। एक बहुत ही घटिया सियासत जरदारी साहब ने शुरू की, जो नज़रियाती सियासत थी वो मुर्तज़ा भुट्टो पे मार गई थी, कि इतने स्ट्रॉन्ग नज़रियात थे कि एक बंदे ने वेपनाइज किया अपने आप को लड़ने के लिए। उसके बाद आपने जितनी सियासत देखी है वो इस्टेब्लिशमेंट सियासत है। एक ब्रेक आया था इस्टेब्लिशमेंट सियासत से ज़िया के दौर में, जहाँ इस्टेब्लिशमेंट ही सियासत थी, और मुर्तज़ा भुट्टो की एग्जिस्टेंस में। मुर्तज़ा भुट्टो ने दोबारा कभी इस्टेब्लिशमेंट से, देखो पहला इस्टेब्लिशमेंट से काम उनके वालिद ने किया, उसके बाद उस बंदे ने बगावत ही की है। मैं उसको ज़ाती तौर पर पसंद नहीं करता, लेकिन ये चीज़ कमेंडेबल है कि दोबारा उसने वो रास्ता नहीं इख्तियार किया। हालांकि बेनज़ीर को कत्ल करने वाली पाक फ़ौज के वालिद को कत्ल करने वाली पाक फ़ौज नहीं, वो स्लिप ऑफ टंग हो गया था, पाक फ़ौज। और NRO किससे लिया उसने? पाक फ़ौज। यानी कि उसने अपने बाप के मर्डर्स को फॉरगिव कर दिया। जरदारी ने डीलें किससे बनाई? पाक फ़ौज। मुर्तज़ा भुट्टो ने ये नहीं की। मुर्तज़ा भुट्टो ने हर लम्हे पे लड़ाई ही है, इसलिए मुर्तज़ा भुट्टो वो आखिरी बंदा था जो जरदारी को लगाम डाल सकता था। अब तो सब कुत्ते बिल्ले हैं, ये सब बिकाऊ माल है।
नज़रियाती सियासतदान तो कोई भी नहीं है। हाँ, फिर एक वर्क्स में अनोमली आई, उसने इस्तेमाल इस्टेब्लिशमेंट को ही किया, लेकिन उसके फिर भी कुछ नज़रियात थे कि मैंने करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाना है। तो ज़रदारी साहब के लिए वहाँ सौदेबाजी करना मुश्किल, लेकिन फिर कैसे गेम मनूवर मैनेज हुई, आज फिर हाकिम अली जरदारी की औलाद काबज़ है मुल्क पे। ये एक जो कराची का क्राइम सीन का ड्रॉप है, जिसे मैं समझता हूँ बड़ा क्रिटिकल रोल है पीपल्स पार्टी का, उसका बड़ा ताल्लुक है कैपिटल मूव होने से। लियारी प्री पार्टीशन भी बहुत ही हॉट बैट था पॉलिटिक्स का। गांधी ने यहाँ पे 2 अपने जलसे किए थे, जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, और लियारी के लोग पॉलिटिकली बहुत शऊर रखते थे। जब कराची से शिफ्ट किया गया कैपिटल, तो एक एलिगेशन है कराची के रेजिडेंट्स की तरफ से, कराची के इंटेलिजेंट लोगों की तरफ से, जो उनकी इंटेलिजेंसिया है, कि कराची को मिलिटराइज किया गया, कराची में ड्रग मनी इंट्रोड्यूस किया गया, कराची को गिराया जाए पोस्ट कैपिटल शिफ्ट होना। बिकॉज एक तब बड़ी मूवमेंट थी कि यार आप क्यों कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं, और उसका मरकज़ लियारी बनाया गया। और कराची की जो एंट्रेंसेस हैं, ठीक है, वो सारी की सारी और लोगों को दे दी गई जो कराची के नहीं थे कंट्रोल में। तो ऑल ऑफ अ सडन कराची के अंदर इन्फ्लक्स हो रहा है चीज़ों का जिस पे कराची का कोई कंट्रोल नहीं है। इस तरह लाहौर शहर है, एक तरफ हमारे शेखुपुर है, एक तरफ हमारे कसूर है, एक तरफ मुल्तान को सड़क जा रही है, एक तरफ हमारे पास बॉर्डर है, और एक तरफ सियालकोट को जाता है। तो पूरे के पूरे लाहौरी बैठे हुए हैं, हर जगह मैन करें। कराची में ऐसे नहीं। और कम्युनिटी डर कम्युनिटी ला के बैठाएगी, फिर उनको आपस में लड़ाया गया, बलोचियों को लड़ाया गया MQM से। इवन जो MQM की क्रिएशन है, उसका सबसे अच्छा टाइम ज़ियाउल हक के दौर में था, क्योंकि ज़ियाउल हक ने टोटल क्रैकडाउन PPP पे एक जमात पे किया था। और उन्होंने उसी टाइम में फ़ारूक सत्तार साहब कहते हैं कि हम कॉर्नर मीटिंग करते थे 100 बंदे की, कोई दिक्कत नहीं। PPP कॉर्नर मीटिंग करती थी 5 बंदे की, सेक्शन 144 लगता था, उनको उठा लिया जाता था। तो MQM ने बहुत ग्राउंड कवर किया उस टाइम पे। और MQM की एक जेन्युइन कॉज थी कि वाकई मुहाजिरीन के साथ बहुत ज़्यादती हो रही थी। उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए कोई रिजर्व सीट नहीं थी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाए ना, उस टाइम में पश्तून स्टूडेंट्स की तंजीम है, पंजाबी स्टूडेंट्स की तंजीम है, सिंधी स्टूडेंट्स की तंजीम है, बलोची स्टूडेंट्स की तंजीम है, जमात इस्लामी की तंजीम है, लिबरल फ्रंट की तंजीम है, कम्युनिस्ट फ्रंट की तंजीम है। उर्दू का कुछ भी नहीं, सारे मुहाजिरीन थे। उनके अंदर से ये फिर लीडर्स एमर्ज हुए, जिसमें अल्ताफ़ हुसैन है, फ़ारूक सत्तार है, कई और कैरेक्टर्स हैं। और आप ये देखो कि उस शहर में से एक एक सारी बड़ी मूवमेंट्स निकली हैं, और उसी शहर के अंदर से सारे बड़े क्रिमिनल निकले। एक ही सिटी पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया और पाकिस्तान के क्राइम लॉर्ड्स प्रोड्यूस कर रही है। बट दाऊद इब्राहिम को तो हमने इम्पोर्ट किया था। दाऊद इब्राहिम कराची की जो बराबर सिटी है इंडिया में, मुंबई, वहाँ से आया है। मुंबई और कराची का कल्चर बहुत सिमिलर है, ठीक है, लैंग्वेज भी बहुत कॉमन है। मुंबई मेल्टिंग पॉट है, कराची मेल्टिंग पॉट है, ठीक है। कराची सी साइड रिजॉर्ट टाउन है विद ट्रेड, मुंबई वो चीज़ है। कराची इज़ हब ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, मुंबई इज़ हब। तो ये बहुत सिमिलर है। मुंबई में वो तेरे को मेरे को करके बात करते हैं, कराची में भी उसी तरह बात करते हैं। देखें, बहुत सारे जो आपकी महाजर कम्युनिटी वहाँ से शिफ्ट की है, जो आपको सिमिलरिटी इन लैंग्वेज मिलती है, उनकी वजह से। सिंधी तो ऐसे नहीं बात करते, लेकिन जो महाजरीन कम्युनिटी है वो तो ऐसे बात करती है। फिर जो पुराने वहाँ फैमिली सेटल्ड हैं, क्योंकि आप देखो, हम क्यों कहते हैं कि आप कौमियत पे मत जाएं, ज़ुबान पे मत जाएं, आप सिर्फ इस्लाम पे जाएं, क्योंकि एक्चुअली हमारे में और सिंध में कुछ कॉमन नहीं है। पंजाबियों में नहीं है कॉमन, पाकिस्तान का झंडा भी कॉमन नहीं है हमारे में, और लैंग्वेज कॉमन नहीं है, कल्चर कॉमन नहीं है, ईटिंग हैबिट्स कॉमन नहीं है, शादी कराने के तौर तरीके कॉमन नहीं है, ठीक है। तो उनकी ज़्यादा कॉमनैलिटीज़ वहाँ से हैं, जो महाजर कम्युनिटी आई हुई है। बिहारी बैठे हुए हैं, बंगाली हैं बहुत सारे, ये गुजराती बहुत सारे हैं, जो इंडिया वाला गुजरात है, बहुत सारे हैं। मेमन क्या हैं, कहाँ से आए हैं, नेटिव तो नहीं है। तो इन सब का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। मैं समझता हूँ कि मुर्तज़ा भुट्टो एक डार्क प्रिंस थे, जो बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे सकते थे पाकिस्तान के लिए और बहुत बुरा भी। अनफॉर्चुनेटली उनको मौका ही नहीं दिया गया कुछ भी करने का।
आपको नहीं लगता कि मोर ऑफ द सेम नहीं थे? नहीं, मैं नहीं समझता इसको इस तरह, क्योंकि उनकी जितनी भी गुफ्तगू थी, तकरीरें थी, लिखाई थी, जितनी भी उनकी रिसर्च थी बाहर, वो डिफरेंट थी, वो अपने बाप से मुख्तलिफ थे। मैं समझता हूँ बेनज़ीर भी अपने बाप से मुख्तलिफ थी, लेकिन बेनज़ीर कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी थी। राइट। शादी हो चुकी थी, बच्चे हो चुके थे, बहुत ही, मेरे ख्याल ज़रदारी साहब का मैच कोई नहीं था इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस इन कैप्चरिंग समबडी। मुर्तज़ा भुट्टो और अल्ताफ़ हुसैन में कोई आप पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं? अल्ताफ़ हुसैन डिफरेंट आदमी है। अल्ताफ़ हुसैन जैसी तकरीर पाकिस्तान में कोई नहीं देता। आप आज की तकरीरों पर ना जाएं, आप पुरानी तकरीर 70s 80s 90s उठा लें, अल्ताफ़ हुसैन वो बातें कर रहा था जो आज PTI और यूथिया करते हैं, वो तब कर रहा था और सब कहते थे ये गद्दार है। अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी ने बहुत जुल्म भी किया है और बहुत जुल्म बर्दाश्त भी किया है। PPP पे कोई जुल्म नहीं हुआ, नून पे कोई जुल्म नहीं हुआ। वाहिद सियासी जमात जिसके पास भारी अक्सरियत भी थी किसी ज़माने में, उनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं कि बाकायदा फौजी उतरे, फायरिंग हुई है, जवाबी फायरिंग हुई है, बंदे मारे हैं, बंदे उठाए गए। उन्होंने भी यही किया हुआ था, ऐसी बात नहीं है। और आप एक्चुअली MQM का बड़ा इंटरेस्टिंग है कि MQM की पार्टी की डिवीज़न सेक्टर्स में और यूनिट्स में थी। राइट। और सेक्टर इंचार्ज है, यूनिट इंचार्ज है। और शायद क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन ने गालबन 2-2.5 साल फ़ौज में गुजारे थे और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी 71 में लड़ने के लिए, लेकिन नेवल ऑपरेशंस हो नहीं सके। उसके बाद फिर जो उनके ख़िलाफ़ डिस्क्रिमिनेशन हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग महाजर इन दी आर्मी, तो उन्होंने इरादा किया कि ये मेरे लिए नहीं है। और इनिशली तो उनकी तहरीक बिल्कुल ठीक थी। राइट। जो वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। देखें, कॉम्प्रोमाइज़ कैसे हुए इसको भी देखना चाहिए। जब उन्होंने अस्करी विंग बनाया अपना और सोचा कि हम अब, क्योंकि थानों से उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, हक नहीं मिल रहे थे, अशराफिया दे नहीं रही थी, तो फिर उन्होंने मामला अपने हाथ में लिए। तो जब उन्होंने पहला बंदा मारा, वो उसी दिन कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। फिर तो इट्स अ टाइम वेटिंग गेम, कब इस्टेब्लिशमेंट आएगी, कहेगी चलो बेटा इधर। अगर आप 90s का दौर देखें, PPP और नून लीग का, जो सपोजिटली जमहूरी दौर थे दोनों पार्टी के बकौल, इतना जुल्म, इतने कत्ल कराची में सियासत जमात के ख़िलाफ़ कभी नहीं हुए थे जो MQM के ख़िलाफ़ हुए। और जैसी आमरीत आती है तो MQM को क्लीन चिट दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो या तो वो दोनों जमातें माने कि तब भी आमरीत थी, हम तो पपेट्स थे, ठीक है, और उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को MQM सूट नहीं करती थी, मुशर्रफ साहब को करती थी। तो ये जो एक झूठ सियासी जमातें एक दूसरे से बोलती हैं ना, और आवाम से, ये बहुत पिक्चर को मडी कर देता है। मुर्तज़ा भुट्टो ने ये झूठ नहीं बोले। उसने कहा ज़िया उल हक ने आमरीत की है, वो मुल्क दुश्मन है, मैं उसको मार दूंगा। उस पर कायम था। जब वो मुल्क में वापस भी आ गया, उसने कहा कि PPP ओरिजिनल जिस तरह थी रिस्टोर की जाए। अच्छा, मज़े की बात, बेनज़ीर ने अपनी वालदा को चेयरपर्सनशिप से भी हटा दिया था, क्योंकि वालदा भी जो थी वो मुर्तज़ा के साथ थी। राइट। और पूरी की पूरी पुराने पीपल्स पार्टी वाले 60s के 70s के वो कहते हैं कि ये वो शवायद हैं जो जाहिर करते हैं कि बेनज़ीर और ज़रदारी साहब ने ज़्यादती की है, पार्टी हाईजैक की है और पार्टी का जो इंटेंडेंट पर्पस था उसको डिमिनिश किया। और आप देख लें कि बेनज़ीर के दौर में और बेनज़ीर के फौत होने के बाद पार्टी में मेजर शिफ्ट्स आए हैं। इवन के जो बेनज़ीर के खासम खास लोग थे, वो बेनज़ीर ने अपने टेन्योर के एंड में फारग करना शुरू किया। तो एक ये जो हमारा शहर है मुल्क का कराची, इसको समझे बगैर आप पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं सकते, क्योंकि ये दिस इज़ दी कराची सेंटर है हर चीज़ का, ठीक है, थ्रू आउट पाकिस्तान से हिस्ट्री। ये आइसिंग है केक पे, इसके बगैर जमता नहीं है पाकिस्तान, बनता नहीं है पाकिस्तान। ये बाकी सब हम कूटर काटर हैं, ठीक है, लाहौर शहर इस्लामाबाद पिंडी रेलेवेंट्स हैं, कराची ही सब कुछ है। ओके, बट लाइक सारी पावर जो है वो कॉन्सेंट्रेट तो नॉर्थ पंजाब में रही है। ये बाकायदा प्लानिंग के तहत हो। आपका अगर कैपिटल आज कराची में होता तो पावर कहाँ होनी थी कॉन्सेंट्रेट? कराची में, सिंध में, कराची नहीं सिंध में। GHQ इस्लामाबाद,
पिंडी बनने से पूरा पंजाब बना है, रोड कनेक्टिविटी बनी है, चीज़ें डेवलप हुई हैं। जो सिंध के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं वो पोस्ट शिफ्ट होने की हुई हैं। आप देखिए आखिरी डेवलपमेंट्स कब हुई हैं सिंधी शहरों के अंदर। भाई मुल्क के मरकज़ से तुम 3 घंटे दूर हो, एज अपोज टू मुल्क के सेंटर से तुम 18 घंटे दूर हो। फ़र्क है ना सर। तो ये कुछ अनफॉर्चुनेट रियलिटीज़ हैं। और जो बंदा जिसमें ट्रू गैल्वनाइजिंग पावर थी, और अगर उस वक्त बेनज़ीर साहब सेल्फिश ना होती तो मुर्तज़ा भुट्टो था। क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई और सियासतदान ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई, वाहिद है स्टैंड अलोन। MKM तो एंड तक अपनी अस्करी इदारे को डिनाई करता था ना, लेकिन उसने ऐलान किया था। बहुत डिफरेंस है, बंदे करेक्टर पर्सनैलिटी में बहुत फ़र्क है। वो कहते ना कि ये डिफरेंट बंदा था, उसके एक्शंस बोलते थे। एक इंडिविजुअल इंटरनेशनल एजेंसीज को इस्तेमाल कर रहा है अपने मफाद के लिए 60s और 70s में, फिर वो पाकिस्तान वापस भी आ रहा है वो घटिया इंसान, लेकिन क्वालिटीज़ थोड़ी डिफरेंट है। मोर ऑफ द सेम मैं इसीलिए कहता हूँ क्योंकि जिस तरह आपने पहले भी इशारा किया कि इनको वही आदतें थी जो बाकी भी आपकी जो अशराफिया है उनको होती हैं, कि उनकी वो तो उनका हाँ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही एक नहीं डिफरेंट नहीं था। वो तो देखो पीनी है, खाना सबसे अच्छा खाना है, खूबसूरत औरतों से घूमना फिरना है, वो तो चलो एक आप इंसान की कमज़ोरी समझ लें। बट मतलब कि एक आम बंदे से आप फिर किस तरह रिलेट करते हैं उसके बाद? पाकिस्तान आम बंदों के लिए था ही नहीं, आपको किसने कहा है? नहीं अच्छा सॉरी, मैं माज़रत चाहता हूँ। पाकिस्तान बनाया गया था अशराफिया के लिए, तो अशराफिया के नीड्स केटर फॉर उन्होंने, बाकी तो नहीं। पाकिस्तान के अंदर आज भी बादशाहत है, और बादशाह जो है उसकी आपस में फैमिली में लड़ाइयाँ होती हैं जिसमें हम इन्वॉल्व होते हैं। आप इस तरह सोचें कि दिल्ली की सल्तनत लड़ रही है बाबर से, मैं और आप मरेंगे या बाबर की फ़ौज में या दिल्ली सल्तनत की फ़ौज में, लेकिन फ़ैसला ये होना है कि इधर का जो पैसा है वो बाबर को जाना है या इब्राहिम लोदी को जाना है। तो पाकिस्तान भी यही है भाई, इंडिया भी यही है कहानी, और दुनिया भर में ये है, ऐसे नहीं है। बहुत कम मुल्क हैं जिधर बेस लेवल जो है राया का थोड़ा बेहतर कर देते हैं वो, लेकिन दुनिया ये है कि दुनिया के अंदर आप कह सकते हैं कि 400 कंपनी दुनिया को ओन करती है, वो दुनिया को चला रही है। और पाकिस्तान भी ऐसे ही है। जो 22 ख़ानदान भुट्टो साहब कहते थे आज भी हैं, और भुट्टो साहब उन 22 ख़ानदानों में थे, वो आज भी उन ख़ानदानों में। तो ये जो एक देखें, इमरान खान अशराफी है, ठीक है, लोग कहते हैं इमरान खान के बहुत हम्बल बैकग्राउंड्स हैं। आपने ज़मान पार्क में उनका आबाई घर नहीं देखा। इतने हम्बल बैकग्राउंड के साथ वो ऑक्सफोर्ड पढ़ने गए थे विदाउट स्कॉलरशिप। बहुत ही हम्बल आदमी होंगे, बैकग्राउंड ही बहुत हम्बल होगा उनका। तो अशराफी है भाई, और आपकी हर चीज़ अशराफे में से हो रही है। हाँ, अल्ताफ़ हुसैन अशराफिया में से नहीं था, दूर दूर तक नहीं था। मुहाजिर बाप की औलाद थी, 8 बहन भाई थे, ठीक है। जमात इस्लामी अशराफिया से नहीं है, मुशर्रफ साहब भी अशराफिया से नहीं थे, मुशर्रफ साहब भी अशराफिया से नहीं है, लेकिन मुशर्रफ साहब उस सिस्टम में थे जहाँ पे अशराफिया होना ना होना मायने नहीं रखता। वो वाहिद स्कूल है दुनिया में जहाँ पे आप अशराफिया हैं नहीं है, डजेंट मैटर। आप अगर राइज करेंगे तो यू विल बी किंग ऑफ पाकिस्तान। तो ये सब अशराफी हैं, ठीक है ना। तो इनको उस लेंस के बगैर देखना बेवकूफ़ी है, लेकिन मेरे ख्याल से वो बादशाह बेहतर होते हैं, मुर्तज़ा भुट्टो बेनज़ीर और PPP से बेहतर होते हैं। जो करंट PPP हम देखते हैं, ज़रदारी से बेहतर बादशाह होते हैं, क्योंकि उनका पैसे की तरफ लगाव नहीं था। ज़रदारी साहब का क्रिटिकल रूल ऑफ लॉ के बारे में तो ये सब बराबर है कि जहाँ इनका चिल जाएगा तो रूल ऑफ लॉ होगा, जहाँ नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन पैसे के मामले में वो बेहतर थे। आप नहीं कहेंगे कि फिर उनकी काफ़ी एक सिमिलैरिटी है अपने वालिद साहब के साथ, कि उनके वालिद साहब भी इट सीम लाइक ज़्यादा उनका जो लगाव था वो उस ताकत के साथ था, उस जी, कुर्सी के साथ था? वो सिमिलर थे अपने वालिद साहब को इस तरह कि उनके वालिद साहब का ये बिलीव था कि आई शुड बी सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान, और हु इज़ मुजीब 2%। तो उनका ये ओपिनियन ज़रूर था अपने बारे में कि मैं अकल कुल हूँ, लेकिन उनकी और उनके वालिद की सिमिलरिटी थी कि पैसे की कमज़ोरी नहीं थी। मेरे ख्याल से बेनज़ीर को भी नहीं थी, लेकिन उनके मियाँ जो हैं उनका करेक्टर बहुत क्वेश्चनेबल था। आपको नहीं लगता कि खान साहब के अंदर भी यही क्वालिटी है? जी बिल्कुल सर, हमारे मुल्क में 3 स्ट्रॉन्ग मैन रह चुके हैं सिविलियन,
जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो, इमरान खान, स्ट्रॉन्ग मैन जो पावर के हंगरी हैं, उनमें इनकी फैशिस्टिक टेंडेंसीज़ हैं। और हमारे मुल्क में 2-3 व्यापारी रह गए हैं बड़े, ज़रदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब, ठीक है। तो हमारी सियासत इन्हीं दो में तकसीम है, तीसरी ऑप्शन नहीं है या आने नहीं दी गई, ठीक है। तीसरी ऑप्शन नहीं है, तीसरी ऑप्शन फ़ौज है और कोई ऑप्शन नहीं। जमात इस्लामी को नहीं आने देते, MQM को नहीं आने दिया। MQM को तो बाकायदा उन्होंने सिस्टमेटिकली इतना को आइसोलेट करके दूर ले गए कि अब उनकी वापसी मुमकिन नहीं है, हालांकि बहुत बड़ी तंजीम थी। और ANP को सिस्टमेटिकली डिस्क्रिमिनेट करके तबाह करके उन्होंने ख़त्म कर दिया। इसमें सारी सियासी जमातें इन्वॉल्व थी, PPP भी थी, नून भी थी, PTI भी थी, और MQM भी थी इसको तबाह करने में। फ़ौज तो थी ही थी। बलूचिस्तान के अंदर जो जेनुइन तंजीमें थी 60s और 70s में, उनके ऑपरेशन किसने ऑर्डर किए थे? ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। तो जब भी आपको ज़िंदगी में दोस्तों पीपल्स पार्टी को बंदा मिले ना, तो अल जुल्फ़िकार, मुर्तज़ा भुट्टो, ये इनफ है PPP का चैप्टर रद्द करने के लिए। आप कहते हैं 9 मई सानिया था, मैं कहता हूँ कि मुर्तज़ा भुट्टो की पूरी लाइफ एक सानिया था पाकिस्तान के लिए, जुल्फ़िकार साहब। तो ये तो मुकाबले, लेकिन क्यों? हिस्ट्री सिर्फ इम्पोर्टेंट तब है जब वो रीसेंट है, वरना तो यार जिस फैमिली के अंदर से अल जुल्फ़िकार निकली है, वो आज सियासत में आप इमेजिन कर सकते हो कि अमेरिका में 70s में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो और उसी के बहन प्रेसिडेंट बन जाए? ये हो सकता है? कैनेडी के बाप के बारे में कहा जाता है बूट लेगर था, अनऑफिशियली, ऑफिशियली कहीं प्रूवन नहीं है। ये तो ऑफिशियली टेररिस्ट था। ये पाकिस्तान है, कमाल नहीं है? ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि हमने लोगों को बेसिक एजुकेशन और राइट्स नहीं दिए। जब मैं बेसिक एजुकेशन का बात करता हूँ तो मैं प्राइमरी सेकेंडरी नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ यही नहीं उनको बताया कि जमहूरियत क्या होती है, जमहूरियत में क्या होता है। पाकिस्तान में सबको पता है अमरीत में क्या होता है, सबको पता है बादशाहत में क्या होता है, जमहूरियत में क्या होता है पता नहीं पाए, बट वी डोंट नो। और ये सब अपने आप को ग्रेट डेमोक्रेट्स, जमहूरी पार्टियां, पाकिस्तान की सबसे पहली जमहूरी पार्टी कहते हैं। ये तो रियलिटी है यार। और ये सब के सब झूठे प्रोपेगेंडा, झूठी कहानियाँ और इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव पे होते हैं। जो प्रॉब्लम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने पाकिस्तान के रिलीजियस क्लरिक्स का आइडेंटिफाई किया है कि झूठी कहानियाँ, झूठे वजीफ़े, झूठे बयानों पे ये बने हुए, यही पॉलिटिशियंस का हाल है, यही हमारा कारोबारियों का हाल है कि जी मलिक रियाज बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, चोर है भाई। आप चोर क्यों नहीं कहते उसे? सेठ आबिद बड़ा विजनरी, कातिल था, कातिल क्या है उससे? स्मगलर था। हाँ सॉरी, स्मगलर था और कातिल भी था, क्यों नहीं कहते? मियां मंशा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसका बैंक कहाँ से आया है? किस मुशर्रफ ने उसको वो बैंक दिया, कितने पैसों में दिया है, और उसने पहला एसेट कितने का बेचा? और भाई ये सब चोर हैं, कुत्ते बिल्ले हैं, इनकी कोई इज्जत नहीं है, कोई हैसियत औकात नहीं है। अब्दुल सत्तार ईदी को मौलवियों ने लताड़ा था फौत होने के बाद, किसी मेजर मौलवी ने उसका जनाजा नहीं पढ़ाया, स्टेट अपॉइंटेड था। क्यों? कि जी ये क्योंकि आउट ऑफ वेडलॉक बच्चों को पनाह देता है, इसलिए लोग आउट ऑफ वेडलॉक बच्चे करते हैं। तुम जाहिल हो। नेक आदमी, जो लोग सड़कों पे प्रोस्टिट्यूशन में जाने थे, बेगिंग में जाने थे, मर जाने थे, ड्रग्स स्मगलिंग में जाने थे, टेररिस्ट तंजीमों में जाने थे, वो उसने पनाह दी और पढ़ाए, तो वो तो जनती है। और उसी तरह हमारी सियासत के अंदर जो नेक लोग थे, जो शरीफ लोग थे, सब कहते हैं MQM बहुत जालिम थी। कोई ये बात नहीं करता कि MQM ने जमात इस्लामी के बंदे कितने मारे। पूरी MQM तशद्दुद का अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी टारगेट थी तो वो जमात इस्लामी थी, और उन्होंने वो मार खाई है, वापस नहीं मारा, उसकी कोई बात नहीं करता। क्योंकि जब जमात इस्लामी की बात होती है तो एक नज़रिए की बात होती है, एक सोच की बात होती है, एक जज्बे की बात होती है। इनके पास क्या है? इनके पास तो नहीं है ये चीज़ें। MQM से ये क्यों डरते थे? इसी वजह से। अगर जमात इस्लामी मकबूलियत हासिल करेगी, आप मुझसे लिखवा लें कि MQM स्टाइल उनके साथ होगा। वाकई जी, पूछें क्यों? लोगों की मोहब्बत अगर आइडिया से हो जाए तो उनको तबाह करना मुश्किल होता है। MQM की मोहब्बत आइडिया से हुई लोगों को, और फिर उसको ट्रांसफ़र किया गया शख्सियत में, फिर शख्सियत को तबाह किया गया।
आज पीटीआई कमज़ोर क्यों है और ताकतवर भी, कि जब तक इमरान खान जिंदा है पीटीआई है, जिस दिन उसको कुछ हुआ पीटीआई इज नोवेयर टू बी सीन। जरदारी साहब का सबसे बड़ा ट्रिक था कि उन्होंने अपने बच्चों को नाम जरदारी नहीं भुट्टो दिया। राइट। ह्यूमन हिस्ट्री में, ठीक है, एटलीस्ट हम बात कर सकते हैं सब कॉर्नर की लिनिएज इस तरह नहीं पास ऑन होती। टेक्निकली अगर वुरसा हैं जायदाद के तो वो फातिमा भुट्टो हैं या जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर हैं, ठीक है, जो मुर्तज़ा भुट्टो की दूसरी बीवी गिनवा साहिबा के बेटे हैं। लेकिन वुरसाए पीपल्स पार्टी और इलाका कौन है? हाकिम अली जरदारी के बेटे आसिफ अली जरदारी की औलाद भुट्टो कहाँ हैं? तो ये पूरा झूठ है जो गढ़ा गया। जो सबसे अफसोसनाक बात यह है कि आज पूरी दुनिया के जो NGOs हैं पाकिस्तान में जो ऑपरेट कर रहे हैं वो पीपल्स पार्टी अपॉइंटेड थे, तो वो कंटिन्यूसली एक नैरेटिव चर्न आउट करते हैं। ये जो हमारी एक आप कह सकते हैं एलीट क्लास ऑफ एजुकेटेड लोग हैं, वो ये नैरेटिव चर्न आउट करते हैं। वो बताते हैं 60s का कराची द वेरी पीक लिबरल एरा, लेकिन उसका फ्रंट फेस कौन है? आसिफ अली जरदारी, जो लिटरली ही एक जालिम जागीरदार का बेटा है, वडेरा है। बस कि उसके पास तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको पता है जरदारी साहब की जो डिग्री वो लंदन से क्लेम करते हैं वो स्कूल एग्जिस्ट नहीं करता। जी, इसके ऊपर काफ़ी डिबेट है कि उनकी डिग्री असल में कहाँ से है। वो नहीं है भाई, कहानी शरीफ है ना। तो मेरा ख्याल है हम सबको जाग जाना चाहिए, अंधी मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, पागल नहीं हो जाना चाहिए। इवन कि मैं पीटीआई को मशवरा दूंगा, जो लोग हमारे सुनते भी हैं, कि आप भाई बंदा देखें, पॉलिसी देखें। क्या शेर अफजल मरवत अच्छी रिप्रेजेंटेशन है पीटीआई की? एंटरटेनिंग तो काफ़ी है। एंटरटेनिंग और अच्छे में फ़र्क है ना यार। जरदारी साहब कम एंटरटेनिंग है। जरदारी साहब जब तकरीर देते हैं मैं सुनता हूँ, बहुत अच्छी तकरीर होती है, फुल ऑफ, मुझे उस तरह का ह्यूमर पसंद है, ड्राई ह्यूमर, टेक्निकल जुगते हैं, मुझे नहीं वाड़ गया पसंद आता, मेरे टेस्ट का नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो अच्छे लीडर हैं या अच्छे इंसान हैं। हमें कुछ तो सोचना है ना, कभी कोई तो होना चाहिए टाइम इन हिस्ट्री जब हम लकीर लगा देंगे इसके बाद हम मुल्क को तबाह नहीं करेंगे, बस हमने तय कर लिया आपस में। वो तो ये हमेशा कहते हैं कि सर प्रॉमिस ये आखिरी बात थी। नहीं, अवाम की बात कर रहा हूँ। अवाम तबाह करती है मुल्क, पूछे कैसे? अवाम जो सड़कों पे नहीं निकलती, अवाम जो इन लोगों के लिए वोट देती है, अवाम जो फूल निछावर करती है इन लोगों के ऊपर, आप तबाह कर रहे हैं। आप माने या ना माने, मुल्क तबाह हो रहा है, आपके सामने है। 76 साल में एक फैक्ट दे देता हूँ आपको। पाकिस्तान की एवरेज गंदम प्रोडक्शन पर एकड़ 30 मन है, इंडिया की 80 मन है। ये 50 मन के फ़र्क में ना पूरा पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि एक मुल्क 76 साल में 50 मन पैदावार फी एकड़ आपसे ज़्यादा कर रहा है विद द सेम एडवांटेजेस, और आप पीछे हैं। तो इसके अंदर क्या है जो हुक्मरान हमने चुने, और क्या है वो है। ये बहुत एक अफसोस की बात है, और ये कोई डिफीटिज़म नहीं है भाई। आप बंदे ठीक चुनेंगे, रिजल्ट बेहतर आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। आप बंदे बार बार वही चुनेंगे कौम की बेस पे, बरादरी की बेस पे, दादे की बेस पे, नाने की बेस पे, रिजल्ट यही आएगा। मरीम नवाज़ का मैं आपको लतीफ़ा बता दूँ, जनाब ने कनेडा में एडमिशन ट्राई किया, रिजेक्ट हो गई, बंदा तब्दील हो गया, शोर मचा, वापस आ गया। उन्होंने फिर किंग एडवर्ड में ट्राई किया मेडिकल के लिए, ठीक है, रिफ्यूज़ हो गई। आर्मी में हो गया, आर्मी के थ्रू क्रेडिट ट्रांसफ़र कराए गए कनेडा में, किंग एडवर्ड में, वहाँ फेल हो गई, रस्टिकेट कर दिया गया। बहुत प्रेशर था उस वक्त के डीन के ऊपर कि कुछ करो। ये आज चीफ मिनिस्टर पंजाब है, सिफारशी। ये तो प्रूवन चीज़ें हैं, छुपी हुई तो नहीं। जिस इंसान का कैरियर सिफारशों से, नेपोटिज्म से शुरू है, तो उसने वही तो करना है। बच्चे का कसूर नहीं है, जो वालिदैन सिखाएंगे बच्चा वो करेगा। मुर्तज़ा भुट्टो ने अपने बाप को एज स्ट्रॉन्ग मैन देखा, उसने अल जुल्फ़िकार बनाई। आसिफ अली ज़रदारी ने अपने बाप को एज नेगोशिएटर देखा, उसने कुछ और किया। तो हमने मुल्क में हुक्मरान वो बनाने हैं जिनको हमारी औलाद देख के एस्पायर कर सके टू बी समथिंग बेटर, टू बी प्राउड।
तब तक मुल्क में बेहतरी नहीं हो सकती। असद, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर टेलिंग अस दिस डिप्रेसिंग स्टोरी जो आपने आज हमें सुनाई है। उम्मीद है कि अगली बार हम कोई पॉजिटिव चीज़ लेके आएंगे, लेकिन आप वैसे उम्मीद ना ही रखें इस चीज़ की तो बेहतर है, क्योंकि अगली बार हम इससे भी डिप्रेसिंग स्टोरी इंशाल्लाह सुनाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।